स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। प्रीति कड़वाहट से मुस्कुराई। नैना ही थी जिसने अस्पताल के कंप्यूटर को हैक करने का प्रयास किया था। दुर्भाग्य से दूसरी पार्टी का कौशल औसत था, शायद सिर्फ एक सामान्य हैकर। इसलिए प्रीति ने हटाए गए सीसीटीवी फुटेज को तुरंत बरामद कर लिया। फिर उसने निगरानी वीडियो में एक जानी पहचानी आकृति को थोड़ा छिपकर आते जाते देखा। वह नैना थी। प्रीति ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, यह वाकई में नैना ही है। हालांकि उसने जानबूझकर खुद को भेष में छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रीति ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। उसके अलावा निश्चित रूप से आस्था भी शामिल होगी। केवल नैना अकेले कई तरह की नियंत्रित दवाएं प्राप्त नहीं कर सकती थी, नहीं वह अस्पताल के कंप्यूटरों को हैक कर सकती थी और पत्रकारों के एक बड़े समूह को निदेशक के कार्यालय के चारों ओर इकट्ठा कर सकती थी। जयंत ने भी सीसीटीवी फुटेज में नैना को देखा था। चिंता से उसकी भौहें तन गईं। जैसा कि मुझे डर था, निदेशक के कार्यालय में एक चूक हुई है। निदेशक का बाहरी लोगों पर भरोसा बहुत कम है। इस महिला को इतनी आसानी से अंदर घुसने दिया। मैंने उन्हें पहले भी सलाह दी थी कि किसी को भी उनके कार्यालय में यूं ही आने जाने नहीं देना चाहिए और उन्हें एक पासकोड लॉक जोड़ना चाहिए। दुख की बात है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जयंत खुद आस्था अस्पताल में प्रवेश करने से पहले कड़ी जांच से गुजरा था और फिर पीआर प्रबंधक के पद तक चढ़ने के लिए उसे हर दिन दूसरों से जूझना पड़ा था। उसके पिछले अनुभवों ने उसे सिखाया था कि हमेशा दूसरों से सतर्क रहना चाहिए और कभी भी किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने दूसरों के लिए जाल बिछाए थे और खुद भी जाल में फंसा था, इसलिए अब वह अपने कार्यों में विशेष रूप से सतर्क था। लेकिन निदेशक संघवी हमेशा बहुत दयालु और निहत्थे दिखाई देते थे, जिससे वह शक्तिहीन महसूस करता था और कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाता था। वह खुद को रोक नहीं सका और बोला, अध्यक्ष प्रीति, शायद आपको निदेशक को याद दिलाना चाहिए। उनके कार्यालय को सख्ती से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इन सब के बाद वह अब आपकी बात मान सकते हैं। प्रीति ने निदेशक संघवी को दोष नहीं दिया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि यह घटना उसे निशाना बनाकर की गई थी। अगर यह नहीं हुआ होता तो अगली बार कुछ और होता। आस्था और नैना हमेशा कोई न कोई मौका ढूंढ ही लेती। हालांकि जयंत सही था, निदेशक संघवी की सतर्कता वास्तव में बहुत कम थी। वह हमेशा लोगों में सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते थे। उनका अपना मन जीवन बचाने पर केंद्रित था, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने पर। यहाँ तक कि उसने भी सीसीटीवी वीडियो देखने तक महसूस नहीं किया था कि कोई भी निदेशक संघवी के कार्यालय में यूं ही चल सकता है, और वह भी बहुत आसानी से। उसने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं निदेशक को याद दिला दूंगी। अगर मैं नहीं भी करती तो इस घटना के बाद वह शायद बहुत अधिक सतर्क हो जाएंगे। दवाओं ने उसे ही इतना कठिन समय दिया था। अकेले बुजुर्ग निदेशक संघवी की तो बात ही क्या, जो अभी तक काम पर नहीं लौटे थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जो अपने काम से बहुत प्यार करते थे, चौबीसों घंटे लोगों का इलाज करना चाहते थे। वह अत्यंत आवश्यक होने पर ही छुट्टी लेते थे। ऐसे झटके के बाद क्या निदेशक संघवी अभी भी इतने दयालु रहेंगे? प्रीति ने सीसीटीवी वीडियो की एक प्रति बनाई और जयंत से कहा, निदेशक संघवी और मैंने जो चाय पी थी, जिसमें दवा मिलाई गई थी, क्या उसे सुरक्षित रखा गया है? इसे सुरक्षित रखा गया है। आपके जाने के बाद निदेशक के सहायक ने मुझे फोन किया, ये कहते हुए कि आपने जो चाय पी थी उसमें कुछ गड़बड़ थी, और फिर मैं तुरंत सबूत सुरक्षित करने चला गया। अच्छा है, तो हम आधे घंटे में पुलिस को फोन करेंगे। इस व्यक्ति ने मुझे और निदेशक संघवी को नशीला पदार्थ दिया, इसका निर्णायक सबूत है। इसे सलाखों के पीछे डलवाते हैं। हालांकि जयंत को समझ नहीं आया कि पुलिस को बुलाने से पहले उन्हें आधा घंटा क्यों इंतजार करना पड़ा। फिर भी उसने सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की, ठीक है अध्यक्ष प्रीति, मैं आधे घंटे में पुलिस को फोन करूंगा। साथ ही एक वकील से संपर्क करें और सबसे अच्छा वकील ढूंढें। पैसा कोई मुद्दा नहीं है। मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए और मैं समझौता नहीं करूंगी। मैं बस यही चाहती हूं कि हमें नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा मिले। जयंत को उसका ये बदला लेने वाला स्वभाव वास्तव में पसंद आया, जो निदेशक संघवी की नर्म दिल दयालुता से कहीं अधिक संतोषजनक था। उसने तुरंत सहमति व्यक्त की, चिंता मत करो अध्यक्ष प्रीति, मैं सबसे अच्छा वकील ढूंढूंगा। प्रीति ने सिर हिलाया और सुरक्षा कार्यालय से निकलकर अपने कार्यालय में लौट आई। उसने अपने लिए कुछ स्वादिष्ट हर्बल चाय बनाई, फिर सोफे पर बैठकर नैना के फोन का नंबर डायल किया। फोन काफी देर तक बजता रहा, फिर उठाया गया। चचेरी बहन, आज तुम्हें मुझे फोन करने का समय कैसे मिल गया? तुम्हें मुझे याद रखना काफी मुश्किल है। नैना की आवाज नर्म और कमजोर लग रही थी, लेकिन प्रीति को अनजाने में उसमें एक व्यंग्यात्मक लहजा महसूस हुआ। उसने उपहास किया, क्या क्या तुम ये कह रही हो कि मेरे पास फोन करने का भी समय नहीं है? चचेरी बहन, क्या तुम बहुत व्यस्त नहीं हो? वास्तव में मैं भी काफी व्यस्त हूँ, शायद हमें बात नहीं करनी चाहिए। आस्था मुझे जल्द ही श्रीमती वर्मा से मिलवाने ले जाएंगी। तुम्हें शायद पता नहीं होगा चचेरी बहन, लेकिन श्रीमती वर्मा ने पहले ही मुझे अपने पास रहने की अनुमति दे दी है, और भविष्य में वह व्यक्तिगत रूप से मुझे उच्च समाज की उत्कृष्ट शिष्टाचार सिखाएंगी। मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूँ। नैना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम सिर्फ इसलिए अद्भुत हो क्योंकि तुम आस्था और फिर श्रीमती वर्मा के पास पहुंच गई हो? नैना खिलखिलाकर हंसी, अरे मेरी चचेरी बहन, क्या तुम मुझसे जलती हो? जब तुम वर्मा परिवार में शादी कर रही थी, तुम्हें यह सम्मान नहीं मिला था, है ना? श्रीमती वर्मा तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें कोई शिष्टाचार सिखाने को तैयार नहीं थी। तुम उच्च समाज में घुल मिल नहीं सकी, तुम वर्मा परिवार में घुल मिल नहीं सकी, है ना? आह चचेरी बहन, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें वास्तव में अपना गुस्सा बदलना चाहिए। ये बदबूदार और जिद्दी दोनों है, किसे ये पसंद आएगा? प्रीति ने उदासीनता से कहा, मुझे किसी को मुझे पसंद करने की जरूरत नहीं है, न ही मुझे किसी को शिष्टाचार सिखाने की जरूरत है।
केवल उन्हीं को शिष्टाचार सिखाने की जरूरत है जिनके पास शिष्टाचार नहीं है। चचेरी बहन, इतनी जिद्दी बनना बंद करो। मैंने आस्था से सुना है कि तुम पहले उसकी नकल करती थी, उसके कपड़े और उसके शिष्टाचार की नकल करती थी। आस्था सच्ची महिला है, हर चाल में शालीन और प्रतिष्ठित। चचेरी बहन, मेरी तरह तुम बस एक देहाती हो, कुछ नहीं जानती और केवल दूसरों की नकल कर सकती हो। प्रीति ने वास्तव में आस्था की नकल की थी, न केवल कपड़े और व्यवहार में, बल्कि उसके बोलने के तरीके में भी। अब पीछे मुड़कर देखने पर वह खुद को केवल हास्यास्पद पाती है। हालांकि वह अपनी मूर्खता पर हंस सकती थी, लेकिन नैना को उस पर मजाक उड़ाने का कोई अधिकार नहीं था। व्यंग्य काफी हो गया, मैंने तुम्हें इस पर चर्चा करने के लिए फोन नहीं किया। अगर तुम खुद को नीचा दिखाना चाहती हो तो आगे बढ़ो। मैं निश्चित रूप से नहीं मानती कि आस्था कोई महिला है, वह बस एक घिनौनी और चालाक खलनायिका है। चचेरी बहन, क्या आस्था की पीठ पीछे बुराई करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है? चिंता मत करो, मैं उसके मुंह पर भी यही कहती हूँ। तुम किस बात का दिखावा कर रही हो? तुमने उसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती कि उसका दिल कितना काला है? साजिश? कैसी साजिश? तुम ये कहकर क्या मतलब रखती हो कि वह मेरे खिलाफ है? चचेरी बहन, क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? प्रीति ने उसे थप्पड़ मारने की इच्छा को दबाया और ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें मेरे कार्यालय में आने के लिए 15 मिनट दे रही हूँ। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें नशीला पदार्थ देने का वीडियो सीधे पुलिस को भेज दूंगी। फिर तुम श्रीमती वर्मा को और नहीं देख पाओगी क्योंकि तुम जेल में होंगी। नैना अभी भी अनजान बनी रही, उसका लहजा भ्रम से भरा था। चचेरी बहन, तुम क्या कह रही हो? कौन सा नशीला पदार्थ? कौन सा वीडियो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मोबाइल फोन पर एक वीडियो भेजूंगी और फिर तुम्हें आ जाएगा। ये कहकर प्रीति ने फोन काट दिया और दूर से नैना के मोबाइल फोन को नियंत्रित करके जबरदस्ती उसे एक वीडियो भेज दिया। ये नैना का निदेशक संघवी के कार्यालय में घुसकर उसे नशीला पदार्थ देने का वीडियो था। नैना ने शायद सोचा था कि अस्पताल के कंप्यूटर हैक कर लिए गए हैं, सारी निगरानी फुटेज हटा दी गई है और उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, इसीलिए वह अनजान होने का ढोंग कर रही थी। कितनी मूर्ख! उसे क्या पता था कि आस्था पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने पर्याप्त कुशल हैकर को काम पर नहीं रखा, जिसके परिणामस्वरूप वीडियो पूरी तरह से मिटाया नहीं गया और प्रीति ने उसे पुनर्प्राप्त कर लिया। 15 मिनट बाद, जैसा कि प्रीति ने अनुमान लगाया था, नैना घबराई हुई और दहशत में उसके कार्यालय में आई। जैसे ही वह अंदर आई, उसने आतुरता से कहा, चचेरी बहन, यह एक गलतफहमी है। प्रीति ने इत्मीनान से चाय की चुस्की ली और उदासीनता से पूछा, क्या गलतफहमी? मैंने क्या गलत समझा है? नैना के हाथ कसकर आपस में गुथे हुए थे। वह वीडियो में जो व्यक्ति तुमने मुझे भेजा है, वह मैं नहीं हूँ। नैना, अगर वीडियो में वह व्यक्ति तुम नहीं हो तो तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों दौड़ी चली आए हो? मैं बस नहीं चाहती थी कि मेरी चचेरी बहन किसी और को मेरे लिए गलती करे। मैं तुम्हें विशेष रूप से याद दिलाने आई थी कि वीडियो में वह व्यक्ति मैं नहीं हूँ। धोखा मत खाओ। तुम चाहे राख में बदल जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूंगी। तुम्हारा इनकार करना बेकार है। वीडियो में वह व्यक्ति तुम हो जिसने निदेशक संघवी और मुझे नशीला पदार्थ दिया, वह भी तुम हो। क्या तुम्हें एहसास है कि यह एक अपराध है? तुम जेल जाने वाली हो। नैना लगातार सिर हिला रही थी, लगभग रोने वाली थी। ये वास्तव में मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें और निदेशक संघवी को कैसे नशीला पदार्थ दे सकती हूँ? अगर तुम मुझे 10 गुना साहस भी देती तो मैं हिम्मत नहीं करती। प्रीति उसकी दयनीय उपस्थिति से अप्रभावित थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमेशा हमारे अस्पताल के आसपास घूमती रहती थी, यहाँ तक कि आस्था के साथ भी जगह की जांच कर रही थी, तो तुम मुझे मारने की योजना बना रही थी, है ना? नैना, मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी तुम बार बार मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हो। तुम्हारा दिल इतना काला कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल इरादा नहीं है, चचेरी बहन। हालांकि तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है और मुझे नौकरी भी नहीं दी, मैंने तुम्हारे प्रति कोई नाराजगी नहीं रखी है। आखिरकार हम परिवार हैं। प्रीति अचानक ठंडी हंसी हंसी, तो तुम नौकरी की वजह से बदला ले रही थी? संगम अस्पताल में काम करने की तुम्हारी इच्छा में कोई अच्छी मंशा नहीं थी। बेशक मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। मैं लगभग मर गई सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें स्वीकार नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें अस्पताल में काम करने दिया होता तो मैं अब तक निश्चित रूप से मर चुकी होती। नहीं चचेरी बहन, कृपया मुझे गलत समझना बंद करो, ठीक है? इसका नौकरी से कोई लेना देना नहीं है और मैंने तुमसे बदला नहीं लिया है। वास्तव में तुम्हें गलत व्यक्ति मिल गया है। मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। इस समय में तुम्हें बेहतर होगा कि तुम ये पता लगाओ कि वास्तव में तुम्हें कौन निशाना बना रहा है। नैना, क्या तुम ही थी जो मुझे नशीला पदार्थ देने से एक दिन पहले मेरे आसपास मंडरा रही थी और जासूसी कर रही थी? नैना अंदर से चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी चचेरी बहन उसे जासूसी करते हुए खोज लेगी। हालांकि उसने उस दिन खुद को कितनी अच्छी तरह छिपाया था। क्या उसकी पीठ पर भी आंखें थीं? परसों वह पूरे दिन अस्पताल में बैठी रही थी, लेकिन प्रीति दोपहर में ही अस्पताल पहुंची थी और वह वार्ड में मरीजों का इलाज करने में व्यस्त थी। यहाँ तक कि पानी पीने का भी एक पल नहीं था। निदेशक से मिलना तो दूर की बात थी। नैना को कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिला और घर लौटने के बाद उसने न केवल अपना काम पूरा नहीं किया, बल्कि आस्था ने उसे बुरी तरह से डांटा भी। बेशक वह इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। आस्था ने उसे पहले ही बता दिया था कि अगर वह इसे स्वीकार नहीं करती है तो कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, पुलिस भी नहीं, क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं थे। चचेरी बहन, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी? तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा या किसी को नाराज किया होगा, इसीलिए तुम इतनी सनकी हो। नैना, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। बस मुझे बताओ कि इसके पीछे कौन है और मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी का पीछा नहीं करूंगी।
हालांकि नैना ने बस सिर हिलाया, अभी भी एक मासूम चेहरा पहने हुए। मैंने वास्तव में तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, तो जिम्मेदारी कहाँ से आती है? इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड नहीं है चचेरी बहन। क्या तुम हाल ही में बहुत ज्यादा दबाव में हो? तुम्हारी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है। तुम बात नहीं करोगी, है ना? तुम्हें अपना आखिरी मौका नहीं चाहिए, है ना? प्रीति ने उपहास किया और अपने होठों के कोने को खींचा। चूंकि तुम मुझे बताने से इनकार करती हो, तो पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस से बात करो। मुझे पुलिस स्टेशन जाने से डर नहीं लगता। वीडियो में वह व्यक्ति मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तुम मुझे फंसा रही हो। चिंता मत करो, पुलिस के पास ये साबित करने के तरीके हैं कि वह व्यक्ति तुम हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये बेकार है। क्या तुम्हें पता है कि जानबूझकर लोगों को जहर देने के लिए तुम्हें कितने समय की सजा होगी? 3 साल। अगले 3 साल तक तुम जेल में अपना समय बिताओगी। मुझे यहाँ डराने की कोशिश करना बंद करो, मैं तुमसे नहीं डरूंगी। तुम मुझे फंसाने की कितनी भी कोशिश कर लो, ये बेकार है। मैं निर्दोष हूँ और मैंने तुम्हें कभी नशीला पदार्थ नहीं दिया। नैना ने हठपूर्वक नशीला पदार्थ देने की बात स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने खुद को शांत दिखने के लिए मजबूर किया। इस बार प्रीति को जहर देने का प्रयास विफल रहा था और वह वास्तव में निदेशक संघवी के साथ बच निकली थी। आस्था उस पर आग बबूला थी। अगर वह आस्था का नाम लेती है तो यह और भी बुरा होगा, उसके आगे कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। हालांकि ठीक उसी पल प्रीति के कार्यालय का दरवाजा अचानक खुला और कई पुलिस अधिकारी अंदर चले आए, जिससे उसका दिल अनजाने में घबरा गया। पुलिस को किसने बुलाया? प्रीति खड़ी हो गई। अधिकारी, मैंने ही बुलाया है। जिसने मुझे नशीला पदार्थ दिया वह ये है, नैना। जैसे ही उसने कहा, उसने नैना की ओर इशारा किया। नैना ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं हूँ। यह एक गलतफहमी है। यहाँ आने से पहले हमें पहले ही मामले की जानकारी दे दी गई है। तुम पर काफी संदेह है। अब कृपया हमारे साथ आओ। नैना डरकर पीछे हट गई। बुरा काम उसी का था और वह प्रीति के सामने शांत रह सकती थी, लेकिन गंभीर पुलिस अधिकारियों का सामना करने पर उसका अपराधबोध उस पर हावी हो गया और वह शांत नहीं हो सकी। हालांकि पुलिस की आंखों में उसका डर और घबराहट केवल उसके संदेह को और बढ़ा रहा था। बिना किसी देरी के 2 अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। जाने से पहले नैना ने पीछे मुड़कर देखा, रोते हुए प्रीति से भीख मांगी, चचेरी बहन, मुझे बचाओ। मैं तुम्हारी बहन हूँ। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो बड़े चाचा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। प्रीति ने भावहीन होकर कहा, मुझे धमकाने के लिए प्रमोद का नाम लाना बेकार है। खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम कबूल करो कि इस सबके पीछे कौन है। इसके पीछे कोई नहीं है। फिर तुम अपनी सजा का इंतजार करो। मैंने शहर के सबसे अच्छे वकीलों को काम पर रखा है, तुम बच नहीं सकती। नैना आंखों में नफरत लिए ले जाई गई। प्रीति उसकी नफरत भरी घूरन से अप्रभावित थी। आखिरकार नैना की उससे नफरत सिर्फ 1 या 2 दिन पुरानी नहीं थी। थोड़ा और होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे अब एक और व्यक्ति से निपटना था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। आस्था अस्पताल लगभग दिवालिया होकर बंद होने वाला था, लेकिन श्रीमती वर्मा की मदद से पुनरुद्धार के संकेत मिल रहे थे। प्रीति ने मन ही मन उपहास किया। आस्था ने संगम अस्पताल को बदनाम करना चाहा, लेकिन विफल रही और अब वापस हमला करने की उसकी बारी थी। आस्था अस्पताल अब वापसी के बारे में नहीं सोच सकता था। उसने कई परिचित मीडिया आउटलेट से संपर्क किया और उन्हें हाल ही में एकत्र किए गए सबूत भेजे। उनसे आस्था अस्पताल के अंदरूनी सौदों को उजागर करने का अनुरोध किया। मीडिया ने तेजी से काम किया। दोपहर तक आस्था अस्पताल द्वारा विभिन्न कॉर्पोरेट नेताओं को रिश्वत देने की अपमानजनक खबर सामने आई और जल्दी ही हॉट सर्च में शीर्ष पर पहुंच गई। जिन निगमों का कभी आस्था अस्पताल के साथ लाभकारी लेन देन था, वे घबराने लगे, जल्दी से आस्था अस्पताल से दूरी बना ली। आस्था अस्पताल की रिश्वत की सूची में शक्ति कॉर्प के अध्यक्ष की पत्नी भी थी, जिन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार रिश्वत दी गई थी। पिछले 2 वर्षों में श्रीमती वर्मा ने आस्था अस्पताल को बढ़ावा दिया था और शक्ति कॉर्प के साथ सहयोग को बेहद कड़ा कर दिया था, जिससे लगभग 10 करोड़ रुपए का किकबैक जमा हो गया था। हालांकि श्रीमती वर्मा पैसे की शीर्ष प्राप्तकर्ता नहीं थी, फिर भी वह सभी के हमलों का केंद्र बन गईं। इसमें कोई मदद नहीं थी। एक ऊंचा पेड़ हवा को पकड़ता है और सबसे प्रसिद्ध निगम के अध्यक्ष की पत्नी होने के नाते उन्होंने स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक आलोचना बटोरी। जैसे ही जनता की राय बढ़ी, आस्था अस्पताल और श्रीमती वर्मा हमले की चपेट में आ गए, जबकि प्रीति अविश्वसनीय रूप से शांत थी। उसने खबरें नहीं देखी, बल्कि वार्ड में लकवाग्रस्त दीपशेख के लिए एक्यूपंक्चर उपचार कर रही थी। दूसरी ओर दीपशेख वहां लेटी हुई उपचार प्राप्त कर रही थी। उसके पास अपने मोबाइल फोन पर लगातार खबरें ताज़ा करने के अलावा और कुछ नहीं था। और फिर प्रीति से शिकायत की, वर्मा परिवार पहले से ही इतना धनी है, फिर भी श्रीमती वर्मा अभी भी पैसे की लालची थी, इतना किकबैक ले रही थी। अब देखो, उन्होंने खुद पर शर्म ला दी है और उनके पति और बेटे को भी इसके परिणामस्वरूप डांटा जा रहा है। शक्ति कॉर्प के स्टॉक के गिरने के साथ उन्हें पछतावा हो रहा होगा और वह अब घर पर रोती हुई बेहोश हो सकती हैं। प्रीति ने लापरवाही से जवाब देते हुए सावधानी से उस पर एक्यूपंक्चर किया। हो सकता है वह सिर्फ श्रीमती वर्मा को रुलाना नहीं चाहती थी। पिछली बार श्रीमती वर्मा ने किसी से उस पर कार चलवाई थी, लगभग उसकी जान ले ली थी। उसने अभी तक श्रीमती वर्मा के साथ उस हिसाब किताब का निपटारा नहीं किया था। इस बार उसने सभी सबूत मीडिया को उजागर करने के लिए सौंप दिए। श्रीमती वर्मा इस बार नहीं बच सकती, है ना? ऐसा करने के बाद मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री वर्मा इतने गुस्से में होंगे कि खून की उल्टी कर दें। और क्या आकाश इस बार भी श्रीमती वर्मा की मदद करेगा? प्रीति के विचलित जवाब के कारण दीपशेख ने गपशप के लिए अपना जुनून नहीं खोया। अपने होठों को दबाते हुए कहा, अगर तुम मुझसे पूछो तो आस्था अस्पताल कभी भी अच्छा नहीं था, बस कोई वास्तविक कौशल के बिना एक खोखली प्रतिष्ठा थी। उन्हें बहुत पहले ही उजागर कर दिया जाना चाहिए था। मैं मदद के लिए उनके पास गई और चिकित्सा शुल्क में $8 लाख का भुगतान किया।
मेरा पैसा लेने और मुझे कुछ इंजेक्शन देने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी बीमारी का इलाज करना मुश्किल है और दवा जारी रखने के लिए अधिक पैसे की मांग की। जब उन्हें पता चला कि मेरे पास और पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे अस्पताल से बाहर निकाल दिया। मैं आस्था अस्पताल में केवल 3 दिन रही। 3 दिन, 8 लाख अमेरिकी डॉलर, कुछ इंजेक्शन, और मेरी स्थिति में 1 इंच भी सुधार नहीं हुआ। वे धोखेबाज हैं, उन्हें बहुत पहले ही बंद कर दिया जाना चाहिए था। प्रीति हैरान थी, उसने उम्मीद नहीं की थी कि दीपशेख ने आस्था अस्पताल में इलाज मांगा होगा, नहीं कि अस्पताल ने उससे इतना शुल्क लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि दीपशेख पहले नृत्य से एक अच्छी खासी रकम कमाती थी, लेकिन अब वह कंगाल थी। पता चला कि आस्था अस्पताल ने वह सब कुछ हड़प लिया था। उसने अपनी कार्रवाई रोक दी, भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सकी। आस्था अस्पताल ने तुम्हें किस तरह की दवा दी? 3 दिनों में 8 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च करना अनुचित है। क्या तुमने उनसे बिल नहीं मांगा? दीपशेख उस अनुभव को याद करते हुए काफी उत्तेजित हो गई, जोरदार तरीके से बोली, मैंने मांगा था, लेकिन बिल में विदेशी भाषा की दवाएं भरी हुई थी जिन्हें मैं पहचान नहीं सकती थी। आस्था अस्पताल ने दावा किया कि उनकी दवाएं विदेश से आयात की गई थी, मेरे लिए विशेष रूप से बनाई गई थी और स्वाभाविक रूप से महंगी थी। उन्होंने ये भी कहा कि दवा देने से पहले मैंने इसकी पुष्टि के लिए हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने दावा किया कि अगर इसने मुझे ठीक नहीं किया तो यह इसलिए था क्योंकि मेरी बीमारी बहुत गंभीर थी। समस्या दवा नहीं थी, समस्या मैं थी। लेकिन ऑनलाइन कुछ शोध करने के बाद मुझे पता चला कि आस्था अस्पताल ने मुझ पर जो दवा इस्तेमाल की थी वह सिर्फ सामान्य थी, जिसकी कीमत विदेश में प्रति खुराक केवल कुछ 100 अमेरिकी डॉलर थी। आस्था अस्पताल ने मुझे 3 दिनों में 6 इंजेक्शन दिए, जिनकी कुल लागत केवल 3000 अमेरिकी डॉलर थी। फिर भी उन्होंने मुझसे 8 लाख अमेरिकी डॉलर बेशर्मी से वसूले। इसके अलावा अगर मेरे पास उपचार जारी रखने के लिए पैसे खत्म नहीं हुए होते तो मुझे डर है कि वे मेरा सारा पैसा ले जाने तक मुझे ठगते रहते। वे कितने निर्दयी हैं। प्रीति थोड़ी आहें भरी, वास्तव में तुम अकेली नहीं हो। जहां तक मुझे पता है, कई गंभीर बीमारियों वाले मरीज जो आस्था अस्पताल में इलाज के लिए गए थे, उनका भी यही हश्र हुआ। एक भी मामला अलग नहीं था, उन सभी ने ठीक हुए बिना अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। कुछ की तो इलाज के बाद उनकी स्थिति बिगड़ भी गई। दीपशेख दांत पीस कर बोली, वे दुनिया के सबसे बेईमान अस्पताल हैं। इलाज के लिए जाने से पहले मैंने केवल इंटरनेट पर हर जगह उनके अस्पताल के विज्ञापन देखे थे। कई लोगों ने उनके अस्पताल की प्रशंसा की, ये कहते हुए कि वे देश के सबसे अच्छे निजी अस्पतालों में से एक थे। इसलिए मैंने भोलेपन से इस पर विश्वास किया और चली गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि आस्था अस्पताल मरीजों को कटाई के लिए फसल के रूप में देखता है। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे अपने मरीजों की जेब खाली नहीं कर देते। प्रीति अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सकी। आस्था अस्पताल का विज्ञापन वास्तव में प्रभावी था, और यहाँ तक कि वह भी मानती थी कि आस्था अस्पताल बहुत सक्षम था। क्या तुमने अपने अनुभव को उजागर नहीं किया? ये स्पष्ट रूप से अनुचित शुल्क है। तुम शिकायत दर्ज कर सकती थी या इसे सार्वजनिक कर सकती थी। मैंने शिकायत की और मैंने उन्हें ऑनलाइन उजागर करने की भी कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। आस्था अस्पताल का पीआर काम काफी अच्छी जगह पर था। मेरे उन्हें ऑनलाइन उजागर करने के बाद मेरे पोस्ट जल्दी से हटा दिए गए। शिकायत ईमेल हवा में गायब हो गए और किसी ने जांच नहीं की। क्या आप जानना चाहेंगी कि दीपशेख का यह अनुभव प्रीति आस्था अस्पताल के खिलाफ अपनी लड़ाई में कैसे इस्तेमाल करती है? प्रीति को दीपशेख के आरोप सुनकर पहली बार लगा कि आस्था अस्पताल को दिवालिया करना लोगों के लिए एक खतरे को खत्म करने जैसा है। आस्था और आस्था अस्पताल के खिलाफ उसका बदला पहले व्यक्तिगत था, लेकिन अब व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों कारणों से ऐसे अस्पताल को अब और नहीं चलना चाहिए। दीपशेख आस्था अस्पताल के बारे में आक्रोश में बड़बड़ाती रही, फिर थोड़ी देर बाद आस्था को कोसना शुरू कर दिया। उस आस्था अस्पताल की तथाकथित नई अस्पताल निदेशक में कोई असली क्षमता नहीं है। वह निदेशक बनने के बिल्कुल काबिल नहीं है। वह तो बस वर्मा परिवार के समर्थन पर निर्भर है। वह आकाश सुंदर चेहरे के साथ किसी काम का नहीं लगता, फिर भी उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है। मुझे सचमुच समझ नहीं आता कि वह आस्था से शादी क्यों करेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आस्था ने जिस बच्चे को जन्म दिया वह उसका नहीं, बल्कि उसके बड़े भाई का है। देखो, क्या आस्था एक पूरी तरह से फरिश्ता मुखौटा वैश्या नहीं है? पहले वह वर्मा परिवार के बड़े बेटे के साथ थी, फिर दूसरे बेटे के साथ। उसमें तो बस जरा भी शर्म नहीं है। इंटरनेट पर कहा जा रहा है कि आस्था वास्तव में वर्मा परिवार की संपत्ति चाहती है। जो कोई भी वर्मा परिवार का वारिस बनता है वह उससे शादी कर लेती है, इसलिए चाहे वह बड़ा हो या दूसरा, उसे बस परवाह नहीं है। उसे लगातार बड़बड़ाते हुए सुनकर प्रीति आखिरकार मुस्कुराई और बोली, तुम सही कह रही हो, आस्था वास्तव में एक फरिश्ता मुखौटा वैश्या है। दीपशेख प्रीति को कई दिनों से जानती थी, लेकिन उसने उसे पहले कभी किसी को कोसते हुए नहीं सुना था। अचानक उसे आस्था को कोसते हुए सुनकर वह पूरी तरह से हैरान दिखी। डॉक्टर प्रीति, क्या आप भी आस्था को नापसंद करती हैं? मैं उसे पसंद नहीं करती। क्यों? आस्था से नफरत करने के हजारों कारणों में से प्रीति ने सबसे तुच्छ कारण चुना, क्योंकि वह बहुत नकली है। ये सुनकर दीपशेख को ऐसा लगा जैसे उसे एक सखी मिल गई हो। वह लगभग उत्साह से बिस्तर से कूद पड़ी। बिल्कुल, वह बहुत नकली है, असाधारण रूप से ढोंगी और दिखावटी। अभी पिछले ही दिन उसका एक साक्षात्कार था जहां उसने कहा था कि अस्पताल चलाना कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है, और वह रोई भी थी। छी, एक नकली अस्पताल, और उसमें यह कहने की हिम्मत है कि उसे मुश्किल हो रही है। प्रीति ने उसे कंधे पर थपथपाया, उसे स्थिर लेटने का इशारा किया। उत्साहित मत हो, हिलना डुलना मत, मैं तुम्हारे सिर पर सुई लगाने वाली हूँ। दीपशेख तुरंत स्थिर लेट गई, फिर भी वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अब अच्छा है, आस्था अस्पताल के और भी गंदे राज उजागर हो गए, उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब कोई भी कॉर्पोरेशन उनके साथ सहयोग करने को तैयार नहीं होगा, और कोई भी इलाज के लिए उनके पास नहीं जाएगा। उन्हें यही मिलना चाहिए, ये सचमुच संतोषजनक है। प्रीति भी हल्के से हंसी। हाँ, कोई भी अब इलाज के लिए वहां नहीं जाएगा।
न केवल अब कोई भी इलाज के लिए वहां नहीं जाएगा, बल्कि निदेशक आस्था को भी पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा ले जाया जाएगा। शाम को प्रीति ने अपना दिन का काम खत्म किया और जब वह अपने कार्यालय लौटी तो उसने देखा कि आकाश करता हुआ उसके कार्यालय के सोफे पर बैठा है। उसके सामने एक कप गर्म फूलों की चाय भी थी। वह बिना किसी एहसास के व्यवहार कर रहा था कि वह एक बाहरी व्यक्ति है। आकाश, यह मेरा कार्यालय है, तुम्हारा नहीं। आकाश ने उदासीनता से जवाब दिया। मुझे पता है। तुम्हें पता है और तुम फिर भी अंदर आए। तुम्हें पता है और तुमने पीने के लिए मेरी फूलों की चाय बना ली। मैंने तुम्हें पहले इस तरह की फूलों की चाय पीते हुए देखा है। मैं बस तुम्हारी पसंदीदा चाय का स्वाद लेना चाहता था। फूलों की चाय का स्वाद कमोबेश एक जैसा ही होता है, मेरी कोई खास नहीं है। नहीं, तुम्हारी अलग है, इसमें बहुत हल्की जड़ी बूटी का स्वाद है। प्रीति थोड़ी भौं से कोड़ी। ये फूलों की चाय उसकी अपनी मिश्रण थी। हालांकि उसने एक औषधीय जड़ी बूटी आपूर्तिकर्ता से फूल लिए थे, उसने इस बार वास्तव में कोई अन्य औषधीय जड़ी बूटी नहीं मिलाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसमें अभी भी एक जड़ी बूटी का स्वाद होगा। चूंकि उसे इसकी आदत हो गई थी, उसने किसी भी अप्रिय स्वाद पर ध्यान नहीं दिया था। उसने सिर हिलाया फूलों की चाय के विषय को दरकिनार करते हुए और आकाश से पूछने के लिए मुड़ी। शक्ति कॉप के पास आज निपटने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पीआर संकट को संभालने की जरूरत नहीं है? मैग्नीफाइंग ग्लास वह पहले आस्था पर शक करेगा। संकट को स्वाभाविक रूप से पीआर विभाग के लोग संभालते हैं, मेरे शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा खबर को पहले ही दबा दिया गया है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आकाश ने अपनी चाय पीने के लिए सिर झुकाया। महसूस किया कि वह भी इसकी हल्की औषधीय खुशबू का अधिक आदी हो गया था। कड़वा फिर भी मीठे आफ्टर टेस्ट के साथ ये बहुत खास था और एक अजीब तरह का आरामदायक आश्वासन भी लाया। दबा दिया गया। प्रीति चौंक गई और जल्दी से खबर को ताज़ा करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। वास्तव में शक्ति कॉप और श्रीमती वर्मा के बारे में सभी नकारात्मक खबरें गायब हो गई थीं। श्रीमती वर्मा की निंदा करने वाली आवाजें भी गायब हो गई थीं। केवल आस्था अस्पताल ही अभी भी हॉट सर्च पर आलोचना की जा रही थी। वह धीरे से सोफे पर बैठ गई, कुछ हद तक स्तब्ध दिख रही थी। उसने बहुत सरलता से सोचा था, यह मानते हुए कि श्रीमती वर्मा के घूस लेने और किकबैक लेने को उजागर करना और सबूत पेश करना उन्हें जेल भेजने के लिए काफी होगा। उसने महसूस नहीं किया था कि वर्मा परिवार और शक्ति कॉप की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। उन्होंने पलक झपकते ही जनमत को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की। उसे उम्मीद करनी चाहिए थी श्री वर्ण निश्चित रूप से श्रीमती वर्मा के बारे में नकारात्मक खबरों को अनदेखा नहीं करेंगे। ये देखकर कि वह अचानक चुप हो गई, आकाश उसके करीब आया, अपनी बांह उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली। क्या हुआ? क्या तुम दुखी हो कि कॉर्पोरेशन ने खबर को दबा दिया? क्या तुम चाहती थी कि खबर और भी ज्यादा उछले? उसके सुंदर चेहरे को इतना करीब होने से सहन न कर पाने पर प्रीति ने उसके हाथ को अपनी कमर से हटा दिया और एक तरफ हट गई। प्रेसिडेंट आकाश, मजाक कर रहे हैं? कॉर्पोरेशन की खबर दबी या उछले, मेरा उससे क्या लेना देना? मैं दुखी क्यों होऊंगी? आकाश ने देखा कि वह दूर हट गई है, फिर से झुक गया और धीरे से कहा, तुमने ही आस्था अस्पताल और अन्य बड़े कॉर्पोरेशनों के बीच सहयोग के बारे में घोटाले लीक किए थे, है ना? प्रीति हैरान दिखी। प्रेसिडेंट आकाश, तुम क्या कह रहे हो? आस्था अस्पताल के मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। खबर देखकर मैं भी हैरान थी। आकाश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह आस्था ही थी जिसने तुम्हें नशा दिया और तुम्हें नुकसान पहुंचाया, है ना? वरना वह अचानक इतनी विस्फोटक अंदरूनी जानकारी क्यों जारी करती, जिससे आस्था अस्पताल को अचानक झटका लगता और यहां तक कि श्रीमती वर्मा को भी जोरदार तमाचा पड़ता। प्रीति ने सिर झुकाकर उसके हाथ को अपने हाथ में देखा और कुछ देर चुप रहने के बाद आखिरकार बोली, वह नहीं थी। मैंने निगरानी कैमरे की जांच की। वह नैना थी जिसने मुझे नशा दिया। मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है और उन्होंने उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले लिया है। आकाश ने भौं से कुड़ी। बिना किसी कारण के वह तुम्हें और निदेशक संघवी को नशा क्यों देगी? शायद इसलिए कि उसने मुझसे अस्पताल में उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करने को कहा था और मैं सहमत नहीं हुई। नहीं, यह इतना सरल नहीं हो सकता। आकाश की आवाज ठंडी हो गई। नैना के पास प्रिस्क्रिप्शन दवाएं पाने का साधन नहीं है, नहीं निदेशक संघवी के कार्यालय को घेरने के लिए इतने सारे पत्रकारों को बुलाने की क्षमता है। क्या वह हाल ही में आस्था के काफी करीब नहीं रही है? इसके पीछे का मास्टरमाइंड आस्था होने की बहुत संभावना है। पिछली बार मैं तुम्हारे अस्पताल में उसे और नैना से भी टकराया था। मुझे डर है कि उसके मन में तभी से दुर्भावनापूर्ण इरादे थे। प्रीति ने सिर उठाया और चुपचाप उसे देखा। अब वह पहले आस्था पर शक करेगा। वह अब उसे गुलाब रंगे चश्मों से नहीं देखता। उसने जानबूझकर केवल यही उल्लेख किया था कि नैना ने उसे नशा दिया था, जानबूझकर आस्था को संलिप्तता से मुक्त किया था, फिर भी उसने कीनली भांप लिया था कि कुछ गड़बड़ है। उसे इस समय खुश महसूस करना चाहिए या दुखी, यह उसे नहीं पता था। अतीत में वह आस्था के बारे में कही गई उसकी किसी भी बुरी बात पर विश्वास नहीं करता था, जिसके कारण उसे लंबे समय तक बहुत दिल का दर्द हुआ था। अब बिना उसके कुछ कहे उसने पहले ही आस्था की साजिश का अनुमान लगा लिया है। उसकी तीक्ष्णता, उसकी स्पष्टता, क्या ये बहुत देर से आई है? उसका दिल अभी भी कड़वा था, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। वह अपने अंदर की किसी भी भावना को प्रकट करने को तैयार नहीं थी। इसका कुमारी आस्था से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्यक्ष सबूत साबित करते हैं कि यह नैना अकेले काम कर रही थी। अचानक आकाश ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया, उसकी स्पष्ट आंखों में गहराई से देखते हुए। तुम ये क्यों नहीं मानोगी कि यह मामला आस्था से संबंधित है? क्या तुम्हें डर है कि मैं उसका पक्ष लूंगा? डर है कि मैं तुम्हें उससे बदला लेने से रोक दूंगा? दिल कोई भी तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। प्रीति को वास्तव में ये चिंताएं थीं। आकाश हमेशा बिना शर्त आस्था की रक्षा करता था और उसे बिना किसी सीमा के लाड़ करता था। उसे डर था कि अगर उसे आस्था के खिलाफ उसके बदले के बारे में पता चला तो वह उसकी योजनाओं को विफल कर देगा।
हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने वास्तव में इन पिछले कुछ दिनों में उसे दिल में लेना शुरू कर दिया था और वास्तव में उसे पसंद करना शुरू कर दिया था, इसमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था। जब बड़े मुद्दों की बात आती थी तो उसकी आंखों में उसे अभी भी आस्था के बाद ही रैंक किया जाएगा। उसने आकाश को एक हल्की मुस्कान दी। आकाश, तुम हमेशा उसके प्रति पक्षपाती रहे हो, यह एक तथ्य है। मैं अतीत में था, लेकिन मैं भविष्य में नहीं रहूंगा। कोई भी तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सच में? सच में? तो जाओ और मेरे लिए उसे मार डालो। आकाश उसके शब्दों से वहीं जड़वत हो गया, बहुत देर तक अवाक रहा। प्रीति को कोई जल्दी नहीं थी, बस चुपचाप उसे देखती रही, उसके जवाब देने का इंतजार करती रही। काफी देर बाद आकाश ने आह भरी, नहीं, मैं उस अनुरोध को पूरा नहीं कर सकता। हालांकि अब मैं भी आस्था से घृणा करता हूं, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। उसे जीने दो, लेकिन तुम उसे सजा दे सकती हो और उसके साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकती हो, मैं दखल नहीं दूंगा। आकाश की आस्था को मारने की अनिच्छा प्रीति की अपेक्षाओं के भीतर थी। अगर वह वास्तव में सहमत हो जाता तो वह अपना जबड़ा गिराकर चौंक जाती। लेकिन उसने वास्तव में कहा कि वह आस्था के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकती है और वह दखल नहीं देगा। क्या सूरज पश्चिम से उगा था? प्रीति ने अपनी भौहें से कुड़ी। क्या तुम हमेशा अपने बड़े भाई के अंतिम शब्दों को पूरा करने की कोशिश नहीं करते रहे हो, हर समय आस्था की रक्षा करते रहे हो? तुम अब मुझे उसके साथ व्यवहार करने की अनुमति कैसे दे सकते हो? उसके साथ व्यवहार करने का मेरा तरीका पहले की तरह कुछ बार डांटने जितना सरल नहीं होगा। क्या मैंने पिछली बार नहीं कहा था कि बड़े भाई के अंतिम शब्दों का पालन करना जरूरी नहीं है? उसने खुद एक महिला को चुनने में बुरा चुनाव किया, इसलिए अगर मेरी महिला उसके साथ व्यवहार करती है तो यह मेरी गलती नहीं है। प्रीति की आंखों में आश्चर्य स्पष्ट था। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसने पिछली बार जो कहा था वह सिर्फ गुस्से में कही गई बात थी, जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके शब्द सिर्फ गुस्सा निकालने से कहीं अधिक होंगे। वह वास्तव में अपने बड़े भाई के अंतिम शब्दों की जंजीरों से मुक्त हो गया था। पहले तुम अपने बड़े भाई के शब्दों को एक पवित्र आदेश मानते थे और तुम दूसरों को उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहने देते थे। अब तुम कैसे कह सकते हो कि उसका स्वाद खराब था? तुम यहां तक कि उसके अंतिम शब्दों का पालन भी नहीं करना चाहते। आकाश, तुम्हारा बदलाव काफी बड़ा है, यह बहुत अजीब है। यह अजीब नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, कोई भी तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मेरे बड़े भाई के अंतिम शब्दों का पालन करने का मतलब तुम्हें खोना है तो मैं उनका पालन नहीं करूंगा। प्रीति उसे स्तब्ध होकर देखती रही। शायद उसे नहीं पता था कि उसके शब्दों ने उसके दिल को किसी भी मीठी बातों या भव्य वादों से कहीं ज्यादा छू लिया था। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि शौर्य उसके दिल में क्या जगह रखता था। वास्तव में अगर उसे विकल्प दिया जाता तो वह शौर्य को वापस जीवित करने के लिए खुद को बलिदान कर देता। एक आदमी जिसने अपने भाई को खुद से भी ज्यादा महत्व दिया, अब दावा कर रहा था कि वह उसे खोने से बचने के लिए अपने बड़े भाई के अंतिम शब्दों का पालन करना छोड़ देगा। अप्रत्याशित रूप से उसे फिर से उसके लिए हल्का दिल का दर्द महसूस होने लगा, ठीक वैसे ही जैसे जब उसे पता चला था कि वर्मा परिवार में उसे प्यार नहीं किया जाता था और उसके माता पिता केवल उसके बड़े भाई का ही पक्ष लेते थे। उसे हमेशा उसके लिए दया महसूस होती थी। किसी आदमी के लिए अफसोस महसूस करना एक अच्छा शगुन नहीं था। लेकिन आज प्रीति ने उस भावना को नहीं दबाया। उसने अपना हाथ उठाया, धीरे से आकाश के सुंदर और उत्तम चेहरे को छुआ। कौन है तुम्हारी महिला? हूँ। बकवास मत करो, हमारा पहले ही तलाक हो चुका है। उसने शायद ही कभी उसके साथ इतनी कोमलता से व्यवहार किया हो, शायद ही कभी उसके चेहरे को छूने की पहल की हो। उसकी त्वचा के संपर्क ने आकाश के दिल को जोर से धड़का दिया। तो चलो फिर से शादी कर लेते हैं, ठीक है? प्रीति हल्की सी मुस्कुराई। ख्वाब देख रहे हो, तुमसे फिर से शादी कर लूं? क्या मैं ऐसी लगती हूँ जिसे लगता है कि उसके पास जीने के लिए बहुत लंबा समय है? उसके बोलने के बाद वह खड़ी हुई, अपना सफेद लैब कोट उतारा, एक ऊन का कोट पहना और जाने के लिए मुड़ी। आकाश ने जल्दी से उसका पीछा किया। तुम कहाँ जा रही हो? आज रात मेरे साथ रात का खाना खाओ। प्रीति के चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसका लहजा बहुत दृढ़ था। नहीं, मुझे और काम है। मुखौटा उसकी हथेली में खेला जा रहा है। कार्यालय छोड़कर प्रीति लिफ्ट में घुसी और देखा कि आकाश भी उसके पीछे अंदर आ गया। अपने पैरों पर तेज उसने उसे बाहर धकेल दिया। प्रेसिडेंट आकाश, कृपया अगले का इंतजार करें। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए, दोनों को अलग अलग दुनिया में अलग कर दिया। लिफ्ट के बाहर खड़े होकर आकाश ने संख्याओं को नीचे जाते हुए देखा। उसका हाव भाव बिगड़ता गया। उसे वास्तव में उसकी जिंदगी या मौत की परवाह नहीं थी। बस एक सेकंड पहले वह कोमलता से उसके चेहरे को सहला रही थी और अगले ही पल वह बेरहमी से उसे लिफ्ट से बाहर धकेल सकती थी। वह अब उसके साथ एक ही लिफ्ट में सवारी करने से भी इनकार कर रही थी। उसके दिमाग में घटिया औरत शब्द अनियंत्रित रूप से उभर आया। फिर भी समस्या ये थी कि भले ही प्रीति एक घटिया औरत थी, वह भी उसे पसंद करता था और उसके द्वारा उसे बांसुरी की तरह बजाने का एहसास विशेष रूप से नशीला था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद लिफ्ट आखिरकार वापस आ गई। वह अंदर कदम रखा। लिफ्ट के दरवाजे फिर से बंद हो गए, धीरे धीरे नीचे उतरते हुए। बीच रास्ते में डिजाइनर कपड़े पहने हुए दो फैशनेबल लड़कियां अंदर आईं और आकाश को देखकर चमक उठीं। उनमें से एक ने तो साहपूर्वक आगे बढ़कर आकाश से उसका वीचेट या भारतीय संदर्भ में व्हाट्सएप मांगा। आकाश ठंडा और अनुत्तरदायी बना रहा। उसने अपनी निगाह भी नहीं हटाई, जैसे कि दो आकर्षक युवा महिलाएं मौजूद ही नहीं थीं। जब लिफ्ट भूतल पर पहुंची तो वह बर्फीले चेहरे के साथ बाहर निकल गया। दोनों लड़कियां उसके कुलीन और प्रभावशाली आकृति को जाते हुए देखती रहीं, आश्चर्य से हांफती रहीं। उनमें से एक ने कहा, क्या शक्तिशाली आभा, कितना ठंडा व्यक्तित्व। तुमने उससे वीचेट व्हाट्सएप मांगने की हिम्मत कैसे की? मैं तो उसके करीब जाने की भी हिम्मत नहीं करती। दूसरी लड़की मोहित होकर बोली, मुझे नहीं पता कि मुझे वह हिम्मत कहाँ से मिली, शायद इसलिए कि वह बस बहुत सुंदर है। मैं विरोध नहीं कर सकी और बस कोशिश कर दी।
वास्तव में वह बहुत सुंदर है, लेकिन वह वर्मा परिवार का छोटे मालिक शक्ति कॉर्प का सीईओ है। हम सिर्फ देख सकते हैं, वह हमारी पहुंच से बाहर है। हमारे परिवार भी काफी धनवान है, अन्यथा हम संगम अस्पताल में वीआईपी नहीं होते। शायद हम वास्तव में कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह। भूल जाओ, साधारण लोगों के लिए हमारे परिवार काफी धनवान लग सकते हैं, लेकिन वर्मा परिवार की तुलना में अंतर बहुत बड़ा है। हाय, मुझे आश्चर्य है कि किस तरह की लड़की उसके योग्य होगी। मैंने हाल ही में सुना है कि वर्मा परिवार गुप्ता परिवार के साथ गठबंधन विवाह में प्रवेश कर सकता है। मुझे बताओ, अगर यह सच है तो छोटे मालिक पत्नी के लिए किस कुमारी गुप्ता को चुनेंगे? क्या गुप्ता परिवार के साथ गठबंधन विवाह? तो वह शायद बड़ी कुमारी गुप्ता को चुनेंगे, है ना? गुप्ता परिवार की छोटी कुमारी मनोरंजन के क्षेत्र में एक स्टार है, वर्मा परिवार को शायद वह प्रकार पसंद नहीं आएगा। मुझे भी लगता है कि बड़ी कुमारी गुप्ता उससे काफी मेल खाती है। जब आकाश पार्किंग में चला गया तो उसने देखा कि प्रीति की कार, जो उसकी बगल में खड़ी थी, जा चुकी थी। उसका अप्रिय हाव भाव देखकर सहायक ने सावधानी से कहा, प्रेसिडेंट आकाश, छोटी मालकिन अभी अभी निकली हैं। क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? जरूरत नहीं। आकाश ठंडे चेहरे के साथ अपनी कार में बैठ गया और अपनी शर्ट को समायोजित किया। प्रीति के लिए ऐसा लगता था जैसे वह अनावश्यक था, चाहे उनके कार्य कितने भी अंतरंग क्यों न हो, या भले ही उन्होंने एक बिस्तर साझा किया हो, वह मुड़ सकती थी, अपनी शालीनता वापस पा सकती थी और अगले ही पल उसे लात मार सकती थी। ये भावना सुखद नहीं थी, क्योंकि वह तेजी से मायावी होती जा रही थी। लेकिन ध्यान से सोचने पर क्या वह उसे इसी तरह व्यवहार नहीं करता था? बिस्तर में अंतरंग, लेकिन जब वे नहीं थे तो बर्फीला। आकाश ने एक कड़वी हंसी छोड़ी। प्रतिशोध तेजी से आया, ये जैसा बोया वैसा काटा का मामला था। ड्राइवर की सीट पर बैठा सहायक अपने मालिक के बिना बोले काफी देर तक इंतजार करता रहा। आखिरकार पूछा, प्रेसिडेंट आकाश, क्या मुझे आपको घर ले जाना चाहिए? घर नहीं जा रहा हूँ, मुझे चेयरमैन के घर ले चलो। चेयरमैन की पत्नी को आज किकबैक लेते हुए उजागर किया गया। चेयरमैन शायद अभी आक्रोशित होंगे। क्या आपको शामिल होने का डर नहीं है? इस गड़बड़ी से बचना और किसी और समय जाना बेहतर है। लेकिन आकाश ने ताना मारा, ठीक इसलिए कि चेयरमैन की पत्नी को फटकार मिल रही होगी कि मैं नाटक देखने जाना चाहता हूँ। मुट्ठी श्रीमती वर्मा को तमाचा लगा। सहायक को यह नहीं पता था कि आकाश जैविक रूप से श्रीमती वर्मा से संबंधित नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उनके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे थे। वे इन पिछले कुछ महीनों में विशेष रूप से खराब हो गए थे। अगर आकाश ने कहा कि वह एक नाटक देखने जा रहा है, तो उसका वास्तव में मतलब था कि वह एक नाटक देखने जा रहा है। उसने और कुछ नहीं कहा, कार शुरू की और वर्मा परिवार के पैतृक घर की ओर चला गया। जब वे वर्मा घर पहुंचे तो शानदार लिविंग रूम जला हुआ था। फीकी सुनहरी रोशनी प्रवेश द्वार से बाहर निकल रही थी, जिसके साथ रोने, कोसने और कांच टूटने की हल्की आवाजें थीं। एक अमीर परिवार के निवास में अराजकता का एक विशिष्ट दृश्य। सहायक मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने मालिक को देखा। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसने अपने मालिक के आमतौर पर ठंडे चेहरे पर एक मुस्कान का संकेत देखा, भयानक और विचित्र दोनों। सहायक का दिल अनजाने में कांप उठा। श्रीमती वर्मा ने आज ऐसा घोटाला किया। क्या उनका बेटा वास्तव में इससे खुश था? वास्तव में मालिक निर्दयी और बेरहम था। आकाश पहले ही कार से बाहर निकल चुका था और लिविंग रूम की ओर बढ़ रहा था। अंदर घुसते ही उसने लिविंग रूम के अंदर की गड़बड़ी देखी। फूलदान और पानी के कप टुकड़ों में टूटे हुए, एक मेज उल्टा हुआ और यहाँ तक कि सोफे के कुशन भी फर्श पर फेंके हुए थे। मेज श्री वर्ण द्वारा पलटा गया होगा, लेकिन फूलदान और पानी के कप उनके द्वारा तोड़े जाने की संभावना नहीं थी। श्री वर्ण आमतौर पर एक स्थिर आदमी थे और भले ही वह गुस्से में होते, वह अपना गुस्सा निकालने के लिए बेतरतीब ढंग से चीजों को नष्ट नहीं करते। वह जिसे चीजें तोड़ना पसंद था वह श्रीमती वर्मा थी। इसके अलावा उन्होंने श्री वर्ण के लौटने से पहले इन चीजों को तोड़ा होगा। बस इतनी ही बात है कि उनके वापस आने से पहले किसी को सफाई करने का मौका नहीं मिला। ऐसा लगा कि आस्था अस्पताल के साथ उनके अवैध सौदों के उजागर होने से वह विशेष रूप से क्रोधित थी, जिसके कारण उन्हें एक महत्वपूर्ण नखरे का दौरा पड़ा। आकाश का उदासी भरा मूड आखिरकार थोड़ा हल्का हो गया। उसने श्रीमती वर्मा, जो बिखरी हुई थी, से एक उदासीन लहजे में कहा, बाहरी लोगों के साथ सहयोग करना, अपने लिए लाभ जेब में डालना और कॉर्पोरेशन को अपने कार्यों के लिए भुगतान करने देना, और अब तुम घर पर चीजें तोड़ रही हो और नखरे कर रही हो। क्या तुम्हें पता है कि आज कितने लोगों ने मुझे और मेरे पिता को कोसा? क्या तुम्हें पता है कि कॉर्पोरेशन के शेयर की कीमतों पर कितना असर पड़ा है? श्रीमती वर्मा की वर्तमान बिखरी हुई स्थिति को कम करके नहीं बताया जा सकता था। घर पर पागल होने के बाद उन्हें संभालने का मौका नहीं मिला था, इससे पहले कि श्री वर्ण वापस आए और उनके उन्मादी व्यवहार को देखा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आकाश भी आज वापस आएगा। वह वापस क्यों आया था? क्या इसलिए कि उसे डर था कि श्री वर्ण उसे काफी फटकार नहीं लगाएंगे और आग में घी डालने के लिए वापस आया? वास्तव में चूंकि वह उनकी जैविक संतान नहीं थी, वह उसका पक्ष नहीं जीत सकती थी। ऐसे समय में उसके लिए बोलने के बजाय वह वास्तव में आग में तेल डाल रहा था। उसने सिर उठाया, सिसकते हुए, मैंने आस्था अस्पताल के साथ मिलीभगत नहीं की और मैंने निश्चित रूप से कोई लाभ नहीं लिया। मैं निर्दोष हूँ। मीडिया ने तथ्यों को जाने बिना बकवास रिपोर्ट किया। यह कोई जानबूझकर वर्मा परिवार को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है। ये कॉर्पोरेशन के खिलाफ एक अपमानजनक अभियान हमारे प्रतिद्वंद्वियों द्वारा एक साजिश होनी चाहिए। वे जानबूझकर मुझे बदनाम कर रहे हैं, वर्मा परिवार को अपमानित कर रहे हैं। श्री वर्ण लगभग गुस्से से अवाक थे। उनकी क्रोधित आवाज लिविंग रूम में गूंज रही थी। सबूत पहले ही दूसरों द्वारा पेश किए जा चुके हैं, फिर भी तुम बहस करने की हिम्मत करती हो। क्या तुम्हें अभी भी ये दावा करने का चेहरा है कि तुम निर्दोष हो? वर्मा परिवार को वास्तव में कौन बदनाम कर रहा है? ये तुम हो, विमला। तुमने मेरी पीठ पीछे आस्था अस्पताल से 100 मिलियन की किकबैक लेने की हिम्मत कैसे की?
मैंने कोई किकबैक नहीं ली। पैसा कहा गया था कि आस्था से एक उपहार है, उसके निजी खाते के माध्यम से, और आस्था अस्पताल से इसका कोई लेना देना नहीं था। तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकती हो कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? बिना किसी कारण के वह तुम्हें इतना पैसा उपहार क्यों देगी? लेकिन मैं उसकी भविष्य की सास हूँ, वह खुद को मुझसे खुश करना चाहती है। यह इतना सरल है। श्री वर्ण उससे काफी देर से बहस कर रहे थे और अब वह इसे और सह नहीं सके। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़, जोरदार थप्पड़ पूरे विला में गूंज उठा और श्रीमती वर्मा का गाल स्पष्ट रूप से सूज गया। वह एक तेज चीख निकाली और सोफे पर पीछे गिर गई। वह अविश्वसनीय लग रही थी। श्री वर्ण, तुमने मुझे मारा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? आकाश के पिता श्री वर्ण गुस्से से कांप रहे थे। उनकी उंगली सीधे श्रीमती वर्मा के चेहरे की ओर तनी थी। तुम्हें मारना भी हल्का दंड होगा। मुझे लगा कि तुम हमारे बेटे के खोने के गम में बदल गई होगी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हर वक्त मुझे धोखा दे रही हो, शक्ति कॉप के फंड्स में हेराफेरी करने के लिए दूसरों के साथ मिली हुई हो। कॉप वर्मा परिवार का आधार है, वह साम्राज्य जिसे हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके बनाया। तुम्हें पता है कि कॉप मेरे लिए कितनी मायने रखती है, फिर भी तुमने मेरी पीठ पीछे इसमें से लाभ चुराने की हिम्मत कैसे की? मैंने पहले ही जांच करवा ली है और आस्था अस्पताल के अलावा तुमने कॉप के सहयोग से अन्य कंपनियों से भी फायदे लिए हैं। जो कुछ मुझे मिला है वह पहले से ही 5 अरब है। सही तौर पर ऐसा लगता है कि इन अन्य कंपनियों ने तुम्हें ये अरबों दिए, लेकिन वास्तव में ये तुम और अन्य कंपनियों के बीच शक्ति कॉप को लूटने की एक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर तुम अकेले एक साल में 5 अरब हड़प सकती हो तो दूसरी कंपनियां और कितना ले रही होंगी? और किरण का परिवार, तुमने सबने मिलकर कॉप से कितना गबन किया है? तुम ग्रुप के अंदर सबसे बड़ी परजीवी हो, अज्ञानी और लालची। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने कॉप को कितना नुकसान पहुंचाया है? आकाश एक तरफ खड़ा ये ड्रामा देख रहा था, लेकिन जब उसने श्री वर्ण को ये कहते सुना कि किरण एक साल में 5 अरब ले सकती थी तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उसने पहले किरण के परिवार को कॉप से मिलने वाले फायदों की जांच की थी। राशि बड़ी थी, लेकिन उसने कभी श्रीमती वर्मा के लेन देन की जांच नहीं की थी, क्योंकि उस समय उसे नहीं पता था कि श्रीमती वर्मा उसकी जैविक मां नहीं है। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्रीमती वर्मा बिल्कुल किरण के परिवार की तरह कॉप का इतना फायदा उठाएंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आस्था को बच्चा पैदा करने के लिए पैसे देने को इतनी इच्छुक थी। केवल पैसे ही नहीं, बल्कि एक विला और एक कार भी दे रही थी। पता चला कि उन्होंने इन वर्षों में वास्तव में एक बड़ी रकम जमा कर ली थी। श्रीमती वर्मा सोफे पर रो रही थी। श्री वर्ण, इन सभी वर्षों में मैंने तुम्हारे लिए 2 बेटे पाले हैं, तुम्हारा घर संभाला है। अगर कुछ अच्छा नहीं किया तो कम से कम कड़ी मेहनत तो की है। और अब तुम हमारे बेटे के सामने मुझे मारते हो। क्या तुम इंसान हो? मैंने बस कुछ अरब दूसरों से लिए, क्या ये तुम्हारे गुस्से के लायक है? श्री वर्ण ने मुट्ठी भींच ली। उनका सामान्य रूप से कठोर और प्रतिष्ठित चेहरा निराशा से भरा था। लगता है तुम्हें यह भी नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया है। मुझे कभी एहसास क्यों नहीं हुआ कि तुम इतनी मूर्ख हो? मैंने तुम्हारा अथाह लालच कभी क्यों नहीं देखा? मैं गलत नहीं थी, जो गलत है वह तुम हो। मैं गलत हूँ? क्या मैंने तुम्हें हर साल बहुत कम पैसा या संपत्ति दी है? क्या शौर्य और मैंने किरण के उद्योग का समर्थन नहीं किया है? तुम अभी भी संतुष्ट क्यों नहीं हो? कॉप की ओर हाथ क्यों बढ़ाया? कॉप मेरा आधार है, जो कोई भी इसे पार करने की हिम्मत करेगा मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। श्री वर्ण हमेशा खुद को बहुत उदार मानते थे। अपने छोटे बेटे को उसकी पहचान के मुद्दों के कारण कभी भी खर्च के लिए पैसे न देने के अलावा उन्होंने हमेशा नेहा या शौर्य की किसी भी मांग को पूरा किया, कभी जेब खर्च या उपहारों में कंजूसी नहीं की। अकेले नेहा को भेजे गए गहनों की कीमत हर साल 1 अरब से अधिक थी, अन्य चीजों का जिक्र ही क्या। जब भी वह अपनी पत्नी को खर्च के लिए पैसे और उपहार देते थे, वह हमेशा कहती थी कि उसे उनकी जरूरत नहीं है। पैसे के लिए कोई इच्छा नहीं दिखाती थी। विभिन्न महंगे गहनों को देखकर धीरे से मुस्कुराती थी, बिना किसी उत्साह के। उन्होंने सोचा था कि उनकी पत्नी इन वर्षों में प्रसिद्धि और भाग्य के प्रति अधिक उदासीन हो गई हैं। उन्हें विश्वास था कि वह वास्तव में पैसे को कम महत्व देती हैं। ये सब एक नाटक था। उनका गुस्सा लगभग बेकाबू हो गया। नेहा, जब तुमने मुझसे शादी की तो मुझे पता था कि तुम मेरी हैसियत, वर्मा परिवार की दौलत के पीछे हो और मुझे तुम्हारे पैसे से प्यार होने से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तुम्हें खुले तौर पर मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। पैसे को मिट्टी की तरह तुच्छ दिखाने का नाटक करते हुए चुपके से मेरी पीठ पीछे अन्य कंपनियों के साथ मिलकर रिश्वत लेना और दलाली खाना। तुम अपनी कब्र खुद खोद रही हो। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो मुझसे क्यों नहीं मांगा? क्या मैंने, श्री वर्ण ने, कभी तुम्हें पैसों की कमी की है? क्या तुम पैसे के लिए अपने बेटे को भी बेच दोगी? दिल टूटना। श्रीमती वर्मा अभी भी वहीं लेटी सिसक रही थी। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने कोई रिश्वत या दलाली नहीं ली। वे बस मेरा सम्मान करने वाले लोगों के तोहफे थे। मेरे लोगों के साथ अच्छे संबंध हैं और जब भी किसी को कोई परेशानी होती है मैं मदद करती हूँ। वे बस आभारी हैं, बस इतना ही। श्री वर्ण की निगाहें चाकू की तरह तेज थीं। उन्होंने ठंडे होकर उनकी ओर देखा। तो मुझे बताओ, तुमने दूसरों की मदद के लिए ठीक ठीक क्या किया है? तुमने किन कठिनाइयों का समाधान किया है? क्या इन तथाकथित कठिनाइयों का कॉप से कोई लेना देना है? श्रीमती वर्मा सिसकी और बोलने से इनकार कर दिया। श्री वर्ण ने ठंडी हंसी उड़ाई। अब तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी तथाकथित मदद रोशनी में नहीं आनी चाहिए? मुझे आज ही पता चला कि कॉप जिन कंपनियों के साथ सहयोग करती थी वे सभी तुम्हारे हाथों से संचालित होती थीं। तुम सच में निर्दयी हो। मुझे धोखा देना एक बात है, लेकिन अपने ही बेटे को धोखा देना, उसके भरोसे का फायदा उठाना, उसके कंप्यूटर पर गोपनीय फाइलों पर एक नजर डालना और दूसरों को बोली जीतने में मदद करना। श्रीमती वर्मा ने तुरंत सिर ऊपर उठाया और आकाश को देखा। बेटे, जल्दी अपने पिता को बताओ, मैंने कभी तुम्हारे कंप्यूटर पर गोपनीय फाइलों पर नजर नहीं डाली। मैंने कभी बोली लगाने में दूसरों की मदद नहीं की। वह आज पागल हो गए हैं, मुझ पर अजनबियों का विश्वास कर रहे हैं।
आकाश एक तरफ खड़ा था, उस महिला को देख रहा था जो अपनी जैविक मां होने का दावा करती थी। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह लगातार अभिनय कर रही हो। बुरी बात यह थी कि वह पहले ही जान चुका था कि वह उसकी असली मां नहीं थी। वह महज एक बच्चा था जिसका जन्म श्रीवर्ण के बाहर किसी अज्ञात महिला के साथ अवैध संबंध से हुआ था, और स्वाभाविक रूप से श्रीमती वर्मा उसे वास्तव में संजो नहीं सकती थी। इसलिए जैसे जैसे श्रीमती वर्मा ने अपना अभिनय जारी रखा, उसे ये केवल हास्यास्पद लगा। उसने कभी भी इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि वह उसकी जैविक मां नहीं थी, क्योंकि वह देखना चाहता था कि वह अपने ढोंग के साथ कितनी दूर जा सकती है। पहले उसे अंधेरे में रखा गया था और वह उसे एक मजाक के रूप में मानती थी, और अब अंधेरे में रहने और उसके मजाक का पात्र बनने की बारी उसकी थी। कर्म इतना मायावी और अमूर्त, फिर भी अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में मौजूद है, लगातार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। आकाश ने उदासीनता से कहा, आप सही कह रही हैं, आपने मेरे कंप्यूटर पर गोपनीय फाइलों पर कभी नजर नहीं डाली। श्रीमती वर्मा का दिल खुशी से उछल पड़ा, आखिरकार उसे उसका समर्थन मिल गया, अपने नाम को साफ करने का एक मौका। वह जल्दी से बैठ गई, बार बार सिर हिलाते हुए, हाँ, मैंने सच में नहीं किया। श्रीवर्ण, क्या आपने सुना? हमारे बेटे ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। हालांकि अगले ही पल उसने आकाश को आगे कहते सुना, लेकिन जाहिर तौर पर जिस बेटे का जिक्र मेरे पिता कर रहे हैं, वह मैं नहीं हूँ, वह मेरा बड़ा भाई है। श्रीमती वर्मा उसी जगह जम गईं। केवल मेरा बड़ा भाई ही आपके आसपास बेपरवाह होगा, आपको उसका कंप्यूटर इस्तेमाल करने देगा। मैं आपके आसपास बेपरवाह कैसे हो सकता हूँ? मेरे कंप्यूटर को आपको छूने का भी मौका नहीं मिला। इसके अलावा जिन समय आपने दलाली ली, वे सभी मेरे पद संभालने से पहले थे। मेरे पद संभालने के बाद आप दलाली नहीं ले पा रही थी, है ना? श्रीमती वर्मा ने अभी कुछ पल पहले जो खुशी दिखाई थी, वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। मैंने नहीं किया, मैं तुम्हारे बड़े भाई का कंप्यूटर कैसे छू सकती हूँ? आकाश ने थोड़ा माथे पर बल डाला, उन्हें बाधित करते हुए, दलाली लेने के लिए आपने मेरे बड़े भाई को भी बेच दिया। और यहाँ मैंने सोचा था कि आप उसका पक्ष लेती हैं, मेरे साथ बुरा व्यवहार करती हैं, लेकिन पता चला आप उसके लिए भी बहुत अच्छी नहीं थी। बकवास, मैंने कभी शौर्य को धोखा नहीं दिया, वही है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। श्रीवर्ण की आंखें लाल थीं क्योंकि उन्होंने कर्कश आवाज में कहा, तुमने कभी शौर्य को धोखा नहीं दिया। तो तुम क्या कह रही हो कि शौर्य तुम्हारे कारनामों के बारे में जानता है? तुमने उसके कंप्यूटर पर चुपके से नजर नहीं डाली, शायद उसने स्वेच्छा से तुम्हें गोपनीय जानकारी दिखाई। श्रीमती वर्मा घबरा गईं, नहीं नहीं, इन सब का शौर्य से कोई लेना देना नहीं है, वह इस बारे में कुछ नहीं जानता। श्रीवर्ण ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे वह एक अजनबी हो। तो तुमने शौर्य को धोखा दिया? नेहा, तुम कैसी इंसान हो, पैसे के लिए अपने ही बेटे को बेच रही हो? क्या तुम्हें उसे बर्बाद करने का डर नहीं है? श्रीमती वर्मा, हालांकि जोर देकर कसम खाई, मैंने कभी अपने बेटे को धोखा नहीं दिया, ये सब मेरी करनी नहीं थी, कोई मुझे फंसा रहा है। श्रीवर्ण गंभीर रूप से बीमार। रिवॉल्विंग लाइट। श्रीवर्ण ने गुस्से में अपने सीने को जकड़ लिया, थोड़ा लड़खड़ाए और फिर सोफे पर ढह गए। तुम पूरी तरह से बियॉन्ड हेल्प हो। सबूत तुम्हारे सामने फेंक दिया गया है, फिर भी तुम इनकार कर रही हो कि यह तुम नहीं थी। तुम्हारी वजह से वर्मा परिवार और कॉप पूरी तरह से बदनाम हो गए हैं। बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। श्रीमती वर्मा निश्चित रूप से नहीं जाएंगी। ऐसे तूफान के बीच अगर उन्हें वास्तव में श्रीवर्ण द्वारा बाहर निकाल दिया गया और मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया, तो वह वास्तव में बर्बाद हो जाएंगी। वह फिर से रोने लगी। श्रीवर्ण, मैंने दूसरों से सम्मान के तौर पर थोड़ा बहुत स्वीकार किया था, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैंने कॉप के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। क्या आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं? जब दूसरे उपहारों के साथ अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, तो मेरे लिए स्वीकार न करना मुश्किल होता है। अन्यथा क्या ये बहुत अव्यक्तिगत नहीं लगेगा? मैंने सामाजिक शिष्टाचार के लिए ऐसा किया। क्या आपने पहले ही खबर को दबा नहीं दिया है? शांत हो जाए, चलिए इस पर बहस नहीं करते, ये सब तुच्छ है। इतना हंगामा क्यों करना? श्रीवर्ण उनसे इतने क्रोधित थे कि उनका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया, उनके सीने में इतनी पीड़ा थी कि सांस लेना भी बेहद मुश्किल हो गया। उन्होंने आकाश को निर्देश देने की कोशिश की, मेरा सीना दुख रहा है, डॉक्टर चैतन्य को बुलाओ, जल्दी। आकाश ने पहले ही अपने पिता का खराब रंग देखा था, उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और डॉक्टर चैतन्य को फोन किया। डॉक्टर चैतन्य श्रीवर्ण के निजी पारिवारिक चिकित्सक थे, हमेशा उनके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार। फोन रखने के बाद और श्रीवर्ण को फिर से देखने के बाद आकाश ने देखा कि उसके पिता का चेहरा पीले से राख जैसा हो गया था। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए वह तुरंत झुक गया और श्रीवर्ण को सहारा दिया। चलिए अस्पताल चलते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मुझे डर है कि डॉक्टर चैतन्य इस स्थिति में मदद नहीं कर पाएंगे। श्रीवर्ण ने अपने बेटे की बांह कसकर पकड़ी, खुद को थामने के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने रुक रुक कर कहा, नहीं, मैं अस्पताल नहीं जा सकता। तुम्हारी माँ ने आज जो घोटाला किया है और कॉप इतने बड़े संकट में है, अगर मैं अभी अस्पताल गया तो मीडिया निश्चित रूप से इसे बहुत कवरेज देगा और कॉप को और भी बड़ा झटका लगेगा। आकाश ने अपनी भौहें सिकोड़ी। इस समय कॉप के झटके का क्या महत्व है? क्या आप खुद को संभाल भी सकते हैं? श्रीवर्ण ने दांत पीसे और कहा, मैं कर सकता हूँ। सौभाग्य से डॉक्टर चैतन्य यहाँ की तात्कालिकता को जानते थे और जल्दी से पहुंचे। हालांकि उनके द्वारा श्रीवर्ण को लगातार 3 इंजेक्शन देने के बाद किसी का कोई असर नहीं हुआ। न केवल सीने का दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि वह और भी गंभीर हो गया। पहले जहां वह मुश्किल से बोल पा रहे थे, अब वह इतने दर्द में थे कि एक शब्द भी नहीं कह पा रहे थे, और यहाँ तक कि उनकी सांस लेने का पैटर्न भी बदल गया था। सांस अंदर लेने से ज्यादा बाहर निकालना, उनका रंग राख जैसे से गहरा बैंगनी हो गया था। उनका रंग देखकर डॉक्टर चैतन्य को एहसास हुआ कि यह गंभीर ऑक्सीजन की कमी का संकेत है। उन्हें सिर से पैर तक ठंड लग गई और उनका हाथ इतना कांप रहा था कि वह मुश्किल से सुई को स्थिर रख पाए। नहीं,
प्रेसिडेंट आकाश, हमें तुरंत चेयरमैन श्री वर्ण को अस्पताल ले जाना चाहिए, उन्हें तुरंत दिल की सर्जरी की जरूरत है। और देरी, वह शायद नहीं बच पाएंगे। श्री वर्ण ने डॉक्टर चैतन्य के शब्द सुने। उन्हें इस समय अपनी स्थिति का और भी ज्यादा एहसास था, ये जानते हुए कि वह मौत के कगार पर थे, क्योंकि उनके सभी लक्षण ठीक वैसे ही थे जैसे उनकी दादी के पिछले दिल के दौरे के एपिसोड में थे। ये स्थिति ऐसी नहीं थी जिससे अस्पताल उन्हें बचा पाए। अपनी बची हुई पूरी ताकत के साथ उन्होंने मुश्किल से अपने बेटे से एक शब्द कहा, डॉक्टर शिवानी। आकाश जानता था कि वह डॉक्टर शकुंतला का उल्लेख कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर शकुंतला देवपुर में बिल्कुल नहीं थी। वह अपनी दादी के साथ यात्रा पर गई हुई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के आकाश ने प्रीति का नंबर डायल किया और जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, उसने कहा, जल्दी से मेरे घर आओ, मेरे पिता को गंभीर दिल का दौरा पड़ रहा है, बिल्कुल मेरी दादी की स्थिति की तरह। यह आपातकाल है। फोन पर प्रीति ने एक शब्द भी बर्बाद नहीं किया, केवल जवाब दिया, मैं अभी आती हूँ, और फिर फोन काट दिया। इंतजार असहनीय रूप से लंबा हो गया और श्री वर्ण लगभग बेहोश थे। वह अब कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, सब कुछ पिच ब्लैक था और आवाजें धुंधली होने लगीं। उन्होंने अपने बेटे को शायद उन्हें बुलाते हुए सुना, लेकिन जवाब देने में पूरी तरह असमर्थ थे। उन्होंने महसूस किया कि वह शायद मरने वाले हैं। वह अपने बेटे के लिए कुछ आखिरी शब्द छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब वह बस नहीं कर सकते थे। श्री वर्ण का उपचार सुई। शायद तभी जब कोई मौत के कगार पर होता है तभी उसे एहसास होता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। असीम और असहनीय पीड़ा के बीच उन्होंने इस छोटे बेटे के साथ बेहतर व्यवहार न करने का पछतावा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह एक नाजायज बच्चा था, उनके जीवन पर एक दाग था, उनकी शादी के प्रति उनकी बेवफाई का सबूत था। उन्हें अपनी पत्नी और अपने बड़े बेटे के प्रति दोषी महसूस होता था, इसलिए उन्होंने हमेशा छोटे वाले को नजरअंदाज किया। उन्होंने शायद ही कभी उसकी परवाह की, शादी होने पर शादी का तोहफा भी नहीं भेजा। वह एक योग्य पिता नहीं थे। जिस बेटे को वह नापसंद करते थे और प्यार नहीं करते थे, वह उनके मरने के पलों में उनके पास था। शायद किस्मत उन्हें बता रही थी कि यह बच्चा उनके जीवन का हिस्सा बनने के लिए था, न कि एक दाग, बल्कि उनका सबसे कीमती खजाना। दर्द एक सदी तक चला, फिर भी यह महज एक संक्षिप्त क्षण जैसा लगा। उन्होंने एक परिचित लड़की की आवाज सुनी, आकाश, चेयरमैन श्री वर्ण को उनका टॉप उतारने में मदद करो और उन्हें सपाट लिटाओ, उनके सिर को ऊपर उठाओ। हाँ, थोड़ा ऊंचा, वह बाद में खून की उल्टी कर सकते हैं, उन्हें सहारा दो, उन्हें दम न घुटने दो। तीव्र दर्द और दम घुटने वाली सनसनी ने उनके दिमाग को असाधारण रूप से धीमा कर दिया। उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि आवाज किसकी थी। ये प्रीति थी। वह आ गई थी। श्री वर्ण का मनोबल बढ़ा। क्या डॉक्टर शकुंतला भी आ गई थी? क्या वह बच गए? उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन अब वह अपना मुंह भी नहीं खोल सकते थे। बैठक में प्रीति सोफे के सामने आधा घुटने टेक कर बैठी थी, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए, और तेजी से श्री वर्ण पर एक्यूपंक्चर कर रही थी। एक के बाद एक पतली चांदी की तरह चमकती हुई सुइयां उनके सीने में घुस गईं। बस ऐसे ही चांदी की सुइयों का एक पैच उनके सामने के सीने में डाला गया, हर दिल की धड़कन के साथ धीरे से झूल रहा था। हर सुई डालने के साथ उनकी दिल की धड़कन थोड़ी मजबूत हुई। एक बार जब सभी सुइयां अंदर थीं, तो उनकी दिल की धड़कन लगभग अपनी सामान्य लय और आवृत्ति पर लौट आई थी। उनके सीने से निपटने के बाद प्रीति ने फिर उनके पैरों के तलवों और हाथों की हथेलियों में सुइयां डालीं। थोड़ी देर बाद श्री वर्ण ने अचानक एक मुंह भरकर खून थूका और फिर वह आखिरकार सामान्य रूप से सांस ले पाए। उनकी आंखों के सामने से अंधेरा दूर हो गया और उनकी दृष्टि साफ हो गई। आकाश, जो श्री वर्ण के सिर को सहारा दे रहा था, ने राहत की सांस ली। पिताजी, आप अब ठीक हैं? श्रीमती वर्मा, जो आतंकित थी, वह भी शांत हुई। उन्होंने गुप्त रूप से प्रीति की ओर देखा, फिर जल्दी से अपनी निगाह हटा ली। उनकी उंगलियां कसकर जकड़ी हुई थीं। उन्होंने हमेशा सोचा था कि प्रीति और उनकी दादी ने महज इत्तेफाक से उनकी दादी को बचाया था और उन दोनों में कोई वास्तविक कौशल नहीं था, कि डिवाइन डॉक्टर का खिताब एक अतिशयोक्ति था। लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों से प्रीति को मरते हुए श्री वर्ण को बचाते हुए देखा था। वह प्रीति के चिकित्सा कौशल पर संदेह नहीं कर सकती थी। उसमें वास्तव में वास्तविक क्षमता थी। डॉक्टर चैतन्य, जो गए नहीं थे, उनके चेहरे पर पूर्ण सदमे का भाव था। वह विश्वास नहीं कर सकते थे कि प्रीति वास्तव में श्री वर्ण को वापस जीवन में ला सकती थी। उन्होंने सोचा था कि श्री वर्ण की गंभीर स्थिति के साथ भले ही अस्पताल ले जाया जाता, ये निराशाजनक होता। उन्होंने उन्हें अस्पताल ले जाने का सुझाव महज जिम्मेदारी से बचने के लिए दिया था, अंत में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की उम्मीद में। वह कौन थी? इतनी युवा, फिर भी इतनी जबरदस्त चिकित्सा कौशल रखती थी। उन्होंने ऐसी प्रभावशाली महिला डॉक्टर के बारे में कभी क्यों नहीं सुना था? श्री वर्ण सोफे पर लेटे थे, चारों ओर देखा और डॉक्टर शकुंतला को नहीं देखा। केवल प्रीति उनके सामने थी। वह कुछ हद तक हैरान थे और बहुत धीमी और कर्कश आवाज में बोले, प्रीति, क्या तुमने मुझे बचाया? प्रीति ने धीरे धीरे चांदी की सुइयों को एक एक करके वापस लिया। हाँ चेयरमैन श्री वर्ण, आप अभी गंभीर खतरे में थे। आपको भविष्य में और ज्यादा देखभाल करनी चाहिए और गुस्सा नहीं होना चाहिए। आपके धड़कन के लक्षण मेरी दादी के जैसे ही हैं। यह शायद एक वंशानुगत स्थिति है, लेकिन आपको मेरी दादी की तुलना में बहुत पहले एक एपिसोड हुआ है। आपको अब से अपना अच्छा ख्याल रखने की जरूरत होगी। श्री वर्ण ने उस पल में महसूस किया कि उनकी सारी ताकत खत्म हो गई है। उनके सीने में अभी भी दर्द था, लेकिन पहले की तुलना में बहुत कम गंभीर था। प्रीति के अविश्वसनीय रूप से युवा चेहरे को देखते हुए वह आभार से भर गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में तुमने पहले ही अपनी दादी के ज्ञान में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। तुम्हारा चिकित्सा कौशल असाधारण है, वास्तव में उल्लेखनीय। प्रीति, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। वर्मा परिवार तुम्हारा बहुत ऋणी है। तो यह है असली प्रीति वन। चिंता की कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र हो सकते हैं।
जब शक्ति कॉप ने हमारे अस्पताल को दान दिया था तो मैंने पहले ही प्रेसिडेंट आकाश को बताया था कि मैं और अस्पताल आपके लिए निरंतर स्वास्थ्य सहायता प्रदान करेंगे। मैं बस अपना वादा निभा रही हूँ। प्रीति ने श्री वर्ण को एक हल्की मुस्कान दी। उनकी आवाज में एक विडंबनापूर्ण स्वर था। चेयरमैन श्री वर्ण, जब भी आप अस्वस्थ महसूस करें, मैं आपकी सेवा में रहूंगी। कैसा रहा? क्या आपको नहीं लगता कि आपका पैसा अच्छी तरह से खर्च हुआ? शायद उनकी आवाज बहुत खुशमिजाज थी। श्री वर्ण आखिरकार मौत के साए से बाहर निकले और वास्तव में इससे बचने की वास्तविकता महसूस की। वह भी उनके स्वर का पालन करते हुए हल्के हो गए। वास्तव में ये पैसा अच्छी तरह से खर्च हुआ। बाद में मैं आकाश से थोड़ा और दान करने के लिए कहूंगा। क्या तुम वह चाहती हो? प्रीति की मुस्कान शानदार थी, खुशी से सफेद साफ दांतों की पंक्तियां दिखाते हुए। बेशक, कौन कभी बहुत ज्यादा पैसे होने की शिकायत करेगा। धन्यवाद चेयरमैन श्री वर्ण, आपके उदार दान के लिए संगम अस्पताल के सभी कर्मचारियों की ओर से। श्री वर्ण ने भी थोड़ा पहचान योग्य मुस्कान दिखाई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि प्रीति इतनी जीवंत और मजेदार लड़की थी। जब वह वर्मा परिवार के घर पर थी तो वह हमेशा शांत और अधीन रहती थी। उन्हें बस इतना याद था कि वह बहुत कोमल और नर्म थी, कभी जोर से नहीं बोलती थी, कभी अपनी राय व्यक्त नहीं करती थी और हमेशा चुपचाप आकाश के पीछे चलती थी, लगभग अदृश्य और निश्चित रूप से कोई व्यक्तिगत क्षमता प्रदर्शित नहीं करती थी। अब जब उसने वर्मा परिवार और आकाश को छोड़ दिया था तो वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति लगती थी। उसकी मुस्कान इतनी चकाचौंध हो गई, उसकी आवाज ताकत से भर गई, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसके असाधारण चिकित्सा कौशल का खुलासा हुआ, जिससे उसकी पूरी शख्सियत चमक उठी। उन्होंने असंतोष के साथ अपने बेटे की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि प्रीति को उसके साथ इतनी विनम्र और सतर्क रहने के लिए कितना संयम रखना पड़ा होगा। वह उससे तलाक लेने के बाद बहुत बेहतर कर रही थी, जो ये दिखाता है कि उनका बेटा कितना विफल रहा था। सौभाग्य से उनके पास अपने बेटे को प्रीति को तलाक मुआवजे में 1 अरब देने के लिए मजबूर करने की दूरदर्शिता थी और साथ ही उन्हें संगम अस्पताल को 50 मिलियन दान करने के लिए कहा था, जिसने वर्मा परिवार के लिए कुछ सद्भावना को बचाने में मदद की। अन्यथा अगर प्रीति बहुत नाराज होती तो जब वह बीमार पड़ते तो उनका इलाज कौन करता? 50 मिलियन या 1 अरब, ये कुछ और नहीं था जो वह खरीद रहे थे, बल्कि उनका अपना जीवन था। प्रीति ने वह असंतुष्ट नजर नहीं देखी जो श्री वर्ण ने आकाश को दी थी। उन्होंने पहले ही सभी सुइयों को हटा दिया था और उन्हें मेडिकल बॉक्स में वापस रख दिया था। फिर मेडिकल बॉक्स उठाते हुए वह खड़ी हो गई और मुस्कान के साथ कहा, चेयरमैन श्री वर्ण, आप अब ठीक हैं। हल्का आहार लें, खूब आराम करें और अगले कुछ दिनों में गुस्सा होने से बचें। कल मैं किसी को आपकी दवा पहुंचाने के लिए कहूंगी। दवाओं के साथ आपके सीने का दर्द ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों में गायब हो जाना चाहिए। अपना अच्छा ख्याल रखें, मैं अब चलती हूँ। श्री वर्ण ने तुरंत अपने बेटे को निर्देश दिया। अच्छा है, धन्यवाद। आकाश, डॉक्टर प्रीति को बाहर तक छोड़ आओ। अपने पिता को प्रीति को डॉक्टर प्रीति कहते हुए सुनकर आकाश को पता चला कि उसके अपने पिता के साथ उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। उसने उदासीनता से जवाब दिया, समझ गया। जैसे ही प्रीति श्रीमती वर्मा के पास से गुजरी, उन्होंने उनकी ओर देखा तक नहीं, उनकी उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपने मेडिकल बॉक्स के साथ बैठक से बाहर चली गईं। बैठक अस्त व्यस्त थी, टूटे हुए फूलदान और हर जगह कांच बिखरे हुए थे। स्पष्ट रूप से श्रीमती वर्मा ने घर पर एक गंभीर गुस्सा दिखाया था, जिसके कारण श्री वर्ण को वापस आने पर दिल का दौरा पड़ गया था। वास्तव में प्रीति का मूड उतना खुश नहीं था जितना वह दिख रही थी। हालांकि वह अस्पताल को श्री वर्ण के दान से खुश थी, लेकिन अगर श्रीमती वर्मा को कैद हो जाती तो वह वास्तव में खुश होती। कितना अफसोस, ऐसा लगा कि श्री वर्ण इस मुद्दे को दबाने और श्रीमती वर्मा की रक्षा करने की योजना बना रहे थे। सोचने पर उनकी पसंद आश्चर्यजनक नहीं थी। आखिरकार श्रीमती वर्मा उनकी पत्नी थी, वर्मा परिवार की पहली मैडम, वर्मा परिवार की छवि का प्रतिनिधित्व करती थी। अगर वह वास्तव में जेल में समाप्त होती तो यह न केवल वर्मा परिवार को बदनाम करता, बल्कि संभावित रूप से शक्ति कॉप पर भी बड़ा प्रभाव डालता। श्री वर्ण ऐसी स्थिति को कभी होने नहीं देंगे। प्रीति लिविंग रूम के बाहर आकर अपनी कार के पास रुकी। उसने आकाश की ओर औपचारिक रूप से मुड़कर कहा, प्रेसिडेंट आकाश, आप ठहरें। श्री वर्ण का ध्यान रखें, मैं चलती हूँ। आकाश को उसकी औपचारिकता पसंद नहीं आई। वह आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रीति तुरंत पीछे हट गई। प्रीति ने उसे भौहें सिकोड़कर देखा और धीमी आवाज में डांटा, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे माता पिता का घर है, मुझे छूना बंद करो। मेरे माता पिता का घर है तो क्या? यहाँ कौन नहीं जानता कि तुम मेरी पत्नी हो? क्या तुम्हारा हाथ पकड़ना भी मना है? अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। गुस्से में प्रीति ने उसे घूर कर देखा, मुड़ी और कार में बैठ गई। दरवाजा धड़ाम से बंद करते हुए बोली, हट जाओ, रास्ता मत रोको। आकाश उसकी कार से टिक गया, हटने का कोई इरादा नहीं था। प्रीति ने उसे घूर कर देखा, दोनों आमने सामने थे। कुछ देर बाद आकाश ने धीरे से कहा, आज रात के लिए धन्यवाद। नहीं तो श्रीमान तो मेरे बड़े भाई से मिलने चले गए होते। जब बात श्री वर्ण के जीवन मृत्यु की आई तो प्रीति का चेहरा आखिरकार सामान्य हुआ। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। जिसने मुझे तलाक दिया वो तुम थे और जिसने मुझे तंग किया वो भी तुम ही थे। श्री वर्ण ने कभी मेरा बुरा नहीं किया। भले ही उन्होंने मेरे अस्पताल को दान न दिया होता, भले ही वह तुम्हारे 1 अरब के तलाक मुआवजे पर सहमत न हुए होते, महज वह मेरी दादी के बेटे हैं, यही कारण काफी है उन्हें बचाने के लिए। दादी हमेशा मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं उन्हें सफेद बालों से काले बालों को विदा करने का दर्द नहीं दे सकती थी। मैं दादी को दुखी नहीं कर सकती। ये सुनकर आकाश हल्के से कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। तो श्री वर्ण को बचाने की उसकी इच्छा का उससे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि श्री वर्ण दादी के बेटे थे। उसे कड़वी मुस्कान के साथ सिर झुकाए देखकर प्रीति का दिल थोड़ा पसीज गया।
जब वह पहुंची थी, श्रीवर्ण का चेहरा काला बैंगनी पड़ गया था, लगभग सदमे और बेहोशी की कगार पर थे, जबकि आकाश उन्हें पकड़े हुए था, जिसका खुद का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। भले ही उनके पिता पुत्र का रिश्ता ठंडा रहा हो और भले ही श्रीवर्ण हमेशा अपने बड़े बेटे के पक्षपाती रहे हों, आकाश की उपेक्षा करते रहे हों, फिर भी वह आकाश के पिता थे। अपने पिता को लगभग सांस और दिल की धड़कन से रहित देखकर आकाश अछूता नहीं रह सकता था। वह भी बहुत डर गया होगा। वह इस साल पहले ही अपने बड़े भाई को खो चुका है। अगर वह अपने पिता को भी खो देता। खुद को रोक न सकी, प्रीति ने आगे बढ़कर फिर से उसके चेहरे को छुआ, फिर जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। श्रीवर्ण की बीमारी कोई समस्या नहीं होगी जब तक वह शांत रहते हैं। अगर उन्हें कुछ भी परेशान करता है तो मुझे फोन करना। मुझे अब जाना होगा, मेरे पास और काम है। उसके बोलने के बाद उसने कार स्टार्ट कर दी। आकाश एक तरफ हट गया और उसे कार मोड़कर परिसर से जाते हुए देखता रहा। उसकी कार नजर से ओझल होने के बाद भी वह वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने अपना गाल छूने के लिए हाथ बढ़ाया। प्रीति ने उसे फिर से छुआ था। उसे लगा कि शायद उसे सचमुच उसका चेहरा काफी पसंद है। बचपन से लेकर बड़े होने तक अनगिनत लोगों ने कहा कि वह सुंदर और आकर्षक है, लेकिन उसने कभी अपनी शक्ल में कुछ खास नहीं पाया। आज ही उसे महसूस हुआ कि शायद उसका रूप रंग वाकई प्रीति के स्वाद से मेल खाता है। वह एक सुंदर चेहरा होने के लिए बहुत आभारी था, वरना उसे शायद प्रीति का एक स्पर्श भी नहीं मिलता। जैसे ही वह सोच रहा था, घर का नौकर आया। छोटे मालिक आपको अंदर बुला रहे हैं। आकाश ने सिर हिलाया और लिविंग रूम की ओर मुड़ गया। आदमी, महिला, लड़का, पारिवारिक संपत्ति आकाश को सौंपी जानी चाहिए। इतनी ही देर में नौकरों ने लिविंग रूम में फैले खून को साफ कर दिया था और श्रीवर्ण की उल्टी से गंदे हुए सूट को भी बदल दिया गया था। अगर श्रीवर्ण का रंग अत्यधिक पीला न होता तो कोई यह नहीं बता पाता कि वह अभी मौत की कगार पर थे, लगभग अत्यधिक गुस्से के कारण अपनी जान गंवा चुके थे। श्रीमती वर्मा उनके बगल में बैठी थी, थोड़ी घबराई हुई लग रही थी और उनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। जब श्रीवर्ण ने अपने बेटे को अंदर आते देखा तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाउसकीपर, कृपया डॉक्टर को घर ले जाएं। आकाश, मुझे ऊपर चलने में मदद करो। हाउसकीपर ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, डॉक्टर को विनम्रता से बाहर तक पहुंचाया। आकाश आगे बढ़ा, श्रीवर्ण को उठाया और उन्हें सहारा देते हुए वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। श्रीमती वर्मा भी आगे बढ़कर उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उनके पास आने को श्रीवर्ण ने ठंडे ढंग से टाल दिया, जिससे वह लाल आंखों के साथ वहीं खड़ी रह गईं, फिर से पास आने की हिम्मत नहीं कर पाईं। ऐसा नहीं था कि वह श्रीवर्ण से खास तौर पर डरती थी, बल्कि यह था कि जब श्रीवर्ण के दिल की धड़कनें तेज होती थीं, तो वह जानलेवा हो सकती थी और उन्हें डर था कि कहीं वह फिर से कोई दौरा ना भड़का दें। अब उन्हें अभी भी श्रीवर्ण पर निर्भर रहना था ताकि वह उनका और उनके पोते का समर्थन करें। वह मर नहीं सकते थे, अन्यथा पूरे घर पर पूरी तरह से आकाश का दबदबा हो जाता और फिर उनका और उनके पोते का क्या होता। इस क्षण श्रीवर्ण का वास्तव में अब उनसे नाराज होने का कोई इरादा नहीं था। जब जीवन या मृत्यु का सामना होता है तो लोग अक्सर कई बातें समझ जाते हैं और इस समय सबसे महत्वपूर्ण उनकी अपनी सेहत थी। अभी अभी एक क्रोध में आकर वह लगभग गुस्से से अपनी आखिरी सांस ले चुके थे। अब फिर से सांस लेने और चलने में सक्षम होकर उन्होंने इसे बहुत संजोया। आकाश ने श्रीवर्ण को ऊपर तक सहारा दिया, उन्हें बिस्तर पर लिटाया, फिर जाने के लिए मुड़ गया। श्रीवर्ण ने खुद को रोक न सके और कहा, तुम इतने नाफरमान कैसे हो सकते हो? जब मैं हिल नहीं सकता तो क्या तुम मुझे रजाई नहीं उड़ा सकते? क्या तुमने किसी बेटे को ऐसा करते देखा है? आकाश ने अपना सिर घुमाया, क्या तुम अभी सीढ़ियां चढ़ते समय ठीक नहीं थे? और तुम्हें मुझे डांटने की ऊर्जा थी? मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को रजाई ओढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। वह वहीं खड़ा था, पूरी तरह से हाथ बढ़ाकर मदद कर सकता था, फिर भी उसने रजाई ओढ़ने में मदद करने से साफ मना कर दिया। श्रीवर्ण को गुस्सा आया, जिससे उनके सीने का दर्द फिर से भड़क उठा, लेकिन उनके पास आकाश से निपटने का कोई तरीका नहीं था। गुस्से के कारण फिर से बीमार होने से बचने के लिए वह खुद ही रजाई खींचकर ओढ़ सकते थे। आकाश अपने पिता को अपनी जान की परवाह करते हुए देखकर ये निष्कर्ष निकाला कि वह फिर से बीमार नहीं पड़ेंगे और उदासीनता से पूछा, और कुछ? अगर नहीं तो मैं जा रहा हूँ। है, श्रीवर्ण ने धीरे से आह भरी, मुझे पछतावा हुआ जब मैं अभी लगभग मर ही गया था। आकाश ने भावहीन होकर पूछा, किस बात का पछतावा? पहले तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार न करने का पछतावा। आकाश का चेहरा भावशून्य रहा, बस इतना ही। अगर तुम्हारा हो गया है तो मैं जा रहा हूँ। श्रीवर्ण ने उसे घूर कर देखा, खुद को रोक न सके, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है जाने की? मैं अभी मरने वाला था, क्या तुम घर पर थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? तुम नाफरमान बेटे, अगर तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा होता तो वह तुम्हारे जैसा व्यवहार कभी नहीं करता। लेकिन क्या तुम अभी भी जिंदा नहीं हो और पूरी तरह से पहले से कहीं ज्यादा जोर से मुझे कोस रहे हो? मैं यहाँ क्यों रुकूं, सिर्फ तुम्हें मुझे डांटते हुए सुनने के लिए? प्रीति ने कहा कि मुझे अपनी हालत में गुस्सा नहीं करना चाहिए और तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मेरी मौत जल्दी आए? जब आकाश ने प्रीति का जिक्र सुना तो उसने खुद को संभाल लिया, ये सोचकर कि यह उसी का प्रयास था और उसे वास्तव में इसे इतनी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह सोफे पर बैठ गया, उसका लहजा अभी भी ठंडा था। तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो? तुमने पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकार को छोड़ने के लिए जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे उसे रद्द किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और अब तुम मेरे इकलौते बेटे हो। लू परिवार की हर चीज में तुम्हारा हिस्सा होना चाहिए। आकाश उसके अचानक बदले हुए रवैये को न समझते हुए उदासीनता से जवाब दिया, जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। श्रीवर्ण ने उसे देखा और सोचा कि उनका छोटा बेटा वास्तव में बहुत हद तक उन्हीं की तरह है, जिसमें उसका रूप, व्यक्तित्व और जिद्दी स्वभाव शामिल है।
दूसरे लोगों के बच्चे संपत्ति के लिए जी जान लगा देते हैं, फिर भी जब बात उसके सामने आती है तो न सिर्फ उत्तराधिकार के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, बल्कि जब वह अपने बेटे पर इसे थोपने की कोशिश करता है तो उसका बेटा मना कर देता है। ये सचमुच हैरान करने वाला था। श्रीवर्ण का लहजा आग्रहपूर्ण हो गया। यह कोई चर्चा नहीं है, मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूँ। उनके सीने में लगातार हो रहा दर्द उन्हें याद दिलाता रहा कि वह अब जवान नहीं रहे और उनका स्वास्थ्य खतरे में था। उनकी आवाज़ में समय की थकी हुई निराशा थी। मैं शायद ज्यादा देर तक जीवित न रहूं। आज किस्मत अच्छी थी, प्रीति मेरा इलाज करने के लिए जल्दी आ गई। लेकिन अगर एक दिन मैं यात्रा पर हूं या अचानक दौरा पड़ने पर मेरे आसपास कोई नहीं है तो प्रीति समय पर मुझे बचा नहीं पाएगी। इसलिए मुझे पहले से योजना बनानी होगी। दिल टूटना ये सब तुमने प्रीति को तलाक दिया इसलिए। आकाश अपने पिता के निराशावाद और जीवन के उतार चढ़ाव के प्रति उदासीन रहा। प्रीति ने कहा कि जब तक तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा तब तक तुम नहीं मरोगे। मैं सिर्फ सबसे बुरे के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अप्रत्याशित रूप से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बताओ तुम क्या योजना बना रहे हो। परिवार की अधिकांश संपत्ति अभी भी तुम्हें विरासत में मिलेगी और तुम निगम का नेतृत्व और नियंत्रण करोगे। बस अपने भतीजे को थोड़े और शेयर दे देना। भविष्य में अगर तुम उसकी देखभाल कर सको और यह सुनिश्चित कर सको कि वह सुरक्षित है तो तुम मेरे और अपने बड़े भाई के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर लोगे। आकाश ने आखिरकार अपनी आंखें ऊपर उठाकर उन्हें देखा। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि लू परिवार की सारी संपत्ति मेरे बड़े भाई की थी? मेरे भाई के जाने के बाद क्या ये सब उसके बेटे का हो गया? अगर तुम मुझे संपत्ति और निगम सौंप देते हो तो लिविंग रूम वाली सहमत होगी। श्रीवर्ण ने बहुत लंबे समय से उसे अपनी पत्नी को मां कहते हुए नहीं सुना था और अब वह उसे संदर्भित करने के लिए लिविंग रूम वाली का उपयोग कर रहा था, जो कि तेजी से अलग थलग और अजीब लग रहा था। वह खुद को रोक न सके और भौहें सिकोड़ ली। आकाश, क्या तुम्हें पहले से ही कुछ पता है? भावहीन चेहरे के साथ आकाश ने कहा, मुझे क्या पता होगा? क्या तुम अभी भी मुझसे कुछ छिपा रहे हो? क्या मेरा बेटा मेरा जैविक बच्चा नहीं है और तुम मेरे असली पिता नहीं हो? क्या मुझे तुमने उठाया था? बकवास। बेशक मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। अगर मैं नहीं होता तो तुम मुझे इतना गुस्सा दिला रहे हो। तुम्हें बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया गया होता और मैं तुम्हें पारिवारिक संपत्ति विरासत में नहीं देता। मुझे किसी भी पारिवारिक संपत्ति को विरासत में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मेरे बड़े भाई ने अपनी मृत्यु से पहले निगम को इतना महत्व न दिया होता तो मैं इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मुझे पता है कि तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। श्रीवर्ण ने आह भरी। अब उन्हें सच में विश्वास हो गया था कि उनके छोटे बेटे को निगम या पारिवारिक संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका अपना करियर था, उसकी कंपनी थी और वह बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रही थी। लेकिन फिर भी मुझे परिवार को तुम्हारे हाथों में सौंपने में ज्यादा सुकून महसूस होता है। तुम्हारा भतीजा अभी बहुत छोटा है और मैं शायद उसे बड़ा होते हुए देखने के लिए न रहूं। अगर वह बिगड़ गया तो क्या होगा? अगर परिवार उसके हाथों में चला गया तो क्या ये लू परिवार की सदी पुरानी नींव को बर्बाद नहीं कर देगा? आकाश ने भौहें सिकोड़ ली। चूंकि वह मेरे बड़े भाई का बच्चा है तो उसमें मेरे भाई का स्वभाव होगा और वह बिगड़ेगा नहीं। यह अनिश्चित है। तुम्हारी माँ बदल गई है और लालची और लोभी बन गई है। मुझे डर है कि अगर बच्चा उसके साथ बड़ा हुआ तो वह बुरी आदतें सीख सकता है। तो फिर तुम उसे व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं सिखाते, जैसा तुमने अतीत में मेरे बड़े भाई के साथ किया था? खुद को रोक न सके श्रीवर्ण ने बिस्तर पर मारा। मेरी सेहत के साथ कौन जानता है कि मेरे पास कितने साल बचे हैं। मैं तुम्हारे बड़े भाई को वयस्कता तक मार्गदर्शन दे सकता था, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारे बड़े भाई के बेटे के बड़े होने तक जिंदा रहूंगा। आकाश उसे बहुत ज्यादा बातूनी और थोड़ा अधीरता महसूस करते हुए बोला, चिंता मत करो, तुम जल्द ही यमराज से नहीं मिलोगे। दादी को भी तुम्हारी जैसी ही बीमारी थी और प्रीति की दादी द्वारा 1 साल तक इलाज किए जाने के बाद अब उनका स्वास्थ्य तुमसे बेहतर है। वह लगभग 80 साल की हैं और अभी भी हर जगह यात्रा करने की ऊर्जा रखती हैं। तुम कम से कम 80 तक तो जियोगे। श्रीवर्ण चौंक गए और अपना असुविधा भूल गए, बिस्तर पर सीधे बैठ गए। तुम्हारी दादी यात्रा पर चली गईं। वह कब गईं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर वह अचानक बीमार पड़ गईं तो क्या होगा? वह बीमार नहीं पड़ेंगी। प्रीति की दादी उनके साथ हैं। वे दोनों एक साथ यात्रा पर गए हैं और उनके पीछे अंगरक्षक भी हैं, इसलिए सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है। श्रीवर्ण क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उन्होंने राहत की सांस ली। यह अच्छा है। प्रीति की दादी के वहां होने से बुढ़िया सुरक्षित है। कोई आश्चर्य नहीं कि आज रात प्रीति उनकी बीमारी का इलाज कर रही थी। पता चला कि उनकी दादी तो देवपुर शहर में ही नहीं थी। ये करीब था, बहुत करीब। वह भाग्यशाली थे कि डॉक्टर शकुंतला की एक पोती थी जो इस विरासत को जारी रख रही थी। अन्यथा वह शायद आज रात सचमुच अपने अंत से मिले होते। प्रीति के चिकित्सा कौशल को याद करते हुए वह अनिवार्य रूप से अपने बेटे पर फिर से नाराज होने लगे। ये सब तुम्हारी गलती है कि तुमने सीधे नहीं सोचा और प्रीति से तलाक लेना चाहा। अगर तुम्हें तलाक लेना ही था तो ठीक है, लेकिन तुमने उसे गहराई से नाराज भी कर दिया। लू परिवार के व्यक्तिगत डॉक्टर के रूप में उसे काम पर रखना कितना अच्छा होता। अब चाहे हम कितना भी पैसा क्यों न दें, वह ऐसा नहीं करेगी। पाउटिंग पिताजी, जल्दी करो और तलाक देकर पुनर्विवाह कर लो। प्रीति को नाराज करने में आकाश खुद ही सबसे ज्यादा पछतावा महसूस कर रहा था। उसने चिड़चिड़ाकर कहा, मेरे और प्रीति के तलाक में क्या तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? अगर मैंने उसे नाराज भी नहीं किया होता तो भी वह तुम्हारी व्यक्तिगत डॉक्टर नहीं बनती। उसका अपना अस्पताल बहुत अच्छा चल रहा है, जिसकी वार्षिक आय कम से कम कुछ अरब है। वह तुम्हारी व्यक्तिगत डॉक्टर के रूप में सेवा करने के लिए मूर्ख होगी। श्रीवर्ण ने शायद ही कभी अपने बेटे के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की हो। हाँ, वह अधिक से अधिक जबरदस्त होती जा रही है। जब वह हमारे घर में थी तो हमें कोई अंदाजा नहीं था कि उसके पास ऐसी असाधारण क्षमताएं हैं। कोई अंदाजा नहीं था कि उसके पास इतनी शक्तिशाली चिकित्सा कौशल है।
तुम्हारे साथ रहने से उसकी प्रतिभाएं दफन हो गईं। तुम एक अच्छे पति नहीं थे। ये सुनकर आकाश डगमगा गया, उसका चेहरा काला पड़ गया और उसे अपने शब्द खोजने में काफी देर लगी। क्या ये पहली बार था जब श्रीवर्ण ने अपने बेटे को शब्दों में मात दी थी? अंदर से सांस की कमी और दोषी महसूस कर रहे थे। श्रीवर्ण को अचानक अच्छा महसूस हुआ। ठीक है, अगली बार जब तुम उससे मिलो तो उसके प्रति थोड़े ज्यादा विनम्र रहना। मुझे लगता है कि प्रीति ऐसी नहीं है कि वह मन में बैर रखेगी। मैंने सुना है कि उसका पहले गुप्ता परिवार से झगड़ा हुआ था, लेकिन हाल ही में वह श्री गुप्ता के पैर का इलाज करने के लिए फिर से गई। उसने उसके साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए गुप्ता परिवार के प्रति कोई नाराजगी नहीं रखी। वह काफी उदार है। श्री गुप्ता अब उसे बहुत सम्मान देते हैं, उसे अपनी पोती से भी ज्यादा प्रिय मानते हैं। वह बूढ़ा लोमड़ी किसी से भी ज्यादा चालाक है। वह जानता है कि एक दिव्य चिकित्सक कितनी महत्वपूर्ण है और जानबूझकर प्रीति को लुभा रहा है। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कल संगम अस्पताल को 50 मिलियन का दान दे देना। पैसा सबसे व्यवहारिक चीज है। उसे सुनने के बाद आकाश ने भौहें सिकोड़ ली। प्रीति फिर से श्री गुप्ता के पैर का इलाज कर रही है। हाँ, इसमें क्या है? क्या ये जानकारी विश्वसनीय है? बेशक यह विश्वसनीय है। मेरे पास अपूर्व परिवार और गुप्ता परिवार की हर हरकत पर नजर रखने के लिए समर्पित लोग हैं। आकाश के मन में संदेह की एक झलक उठी। श्रीवर्ण प्रीति को नहीं समझते थे, लेकिन वह समझते थे। प्रीति निष्पक्ष रूप से दयालु नहीं थी, इसके विपरीत वह काफी तुच्छ थी। जिसने भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया वह निश्चित रूप से बदला लेगी। उसके नाटक में बुराई का जवाब अच्छाई से देने जैसा कुछ नहीं था। किरण ने प्रीति के चेहरे को चोट पहुंचाई थी, फिर भी अब जब वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी तो भी वह जानबूझकर अपने चेहरे पर चोट के निशान को बनाए रखने के लिए दवा का उपयोग कर रही थी। वह किसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी? स्पष्ट रूप से ये किरण और गुप्ता परिवार को गुस्सा दिलाने के लिए था। उसने निश्चित रूप से किरण को माफ नहीं किया था, लेकिन वह फिर से श्री गुप्ता के पैर का इलाज करने को क्यों तैयार थी? क्या ये गुल की वजह से था? वह गुल के लिए आसक्त तो नहीं हो सकती है ना? सिर्फ उस संभावना पर विचार करने मात्र से आकाश के दिल में आग लग गई। नहीं, वह प्रीति को गुल के साथ बिल्कुल नहीं रहने दे सकता। वह आश लड़का उसके मुकाबले कहीं नहीं टिकता। जब वह गुस्से से भड़क रहा था, श्रीवर्ण ने अचानक कहा, आकाश, एक और बात है। तुम्हारी शादी को कार्यसूची में डालना होगा। आज यमराज के द्वार तक जाकर मुझे एहसास हुआ कि अभी भी कई चीजें हैं जिन्हें मैंने ठीक से व्यवस्थित नहीं किया है, और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारी शादी है। मेरी शादी को तुम्हारे व्यवस्थापन की जरूरत नहीं है। इस मामले में तुम्हें मेरी व्यवस्था का पालन करना होगा। जैसे ही मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होगा, मैं गुप्ता परिवार को उनकी बेटी को हमारे घर लाने के लिए आमंत्रित करूंगा। तुम्हें उपस्थित होना होगा। क्या तुमने सुना? मैंने नहीं सुना। आकाश खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। मैं गुप्ता परिवार की बेटी से शादी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें वह पसंद है तो तुम खुद उससे शादी कर लो। तुम्हारी वर्तमान पत्नी वैसे भी उतनी अच्छी नहीं है, तुम्हें उससे तलाक लेकर पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। खांसी, खांसी, खांसी। श्रीवर्ण गुस्से से फंस गए। उनका पीला चेहरा एक अस्वस्थ लाल रंग से भर गया। तुम फिर से बकवास क्यों करने लगे? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सुझाव के बारे में बहुत गंभीर हूँ। तुम नाफरमान बेटे, देर सवेर तुम मेरी जान लेकर रहोगे। मुझे लगता है कि अगर तुम जल्द ही तलाक नहीं दोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जान लेगी। जाओ और कर लो। तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ यहाँ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि आकाश ने उसके शब्दों को हवा में उड़ा दिया और बाहर निकल गया। प्रीति अकेले 2 से लड़ती है। रात के 9 बजे प्रीति गुप्ता विला लौट आई। लिविंग रूम में माँ और बेटी किरण और रानवी बैठी थीं। जैसे ही उन्होंने उसे अंदर आते देखा, रानवी ने एक अतिरंजित लहजे में आह भरी, ओह, तीसरी बहन वापस आ गई। तुम रात का खाना खाते हुए घर से बाहर क्यों भाग गई? रात का खाना तुम्हारे लिए खास तौर पर तैयार किया गया था और यह शानदार था, फिर भी तुमने बस 2-4 निवाले खाकर छोड़ दिया। क्या तुम कृतघ्न नहीं हो रही हो? आज काम के बाद प्रीति सीधे गुप्ता परिवार के घर गई थी, ठीक रात के खाने के समय पर। लेकिन जैसे ही उसने खाना शुरू किया, आकाश का फोन आ गया। स्थिति की तात्कालिकता को देखते हुए उसके पास मेज पर मौजूद सभी को समझाने का समय नहीं था और वह जल्दी से गाड़ी चलाकर चली गई थी। दूसरी बहन, मुझ पर कोई ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है। शानदार रात के खाने का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम सबको पता भी नहीं था कि मैं आज रात वापस आ रही हूँ। लिविंग रूम में खड़ी प्रीति ने किरण के हमेशा से अशुभ घूरने को नजरअंदाज किया और ठंडे ढंग से कहा, मैं जल्दबाजी में निकली, बेशक, क्योंकि एक मरीज को अचानक आपातकाल था। मैं किसी को बचाने गई थी, वरना कौन कुछ ही निवालों के बाद खाना छोड़ना चाहेगा। वाह, तुम कितनी प्रभावशाली हो। तुम एक दिव्य डॉक्टर हो अब, और फिर किसी को बचाने के लिए निकल जाती हो। किसी तरह की उद्धारकर्ता की तरह काम करती हो, और तो और एक ऐसी उद्धारकर्ता जो खाना तक छोड़ देती है। तीसरी बहन सचमुच मुझे तुम्हारी बहन को प्रशंसा करने पर मजबूर करती है। प्रीति का व्यवहार शांत था, जरा भी गुस्सा नहीं था। मैं उद्धारकर्ता होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन मैं निश्चित रूप से तुमसे बेहतर हूँ। दूसरी बहन, अगर किसी दिन तुम अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती हो तो बस डॉक्टरों से जल्दी इलाज करने की भीख मत मांगना। रानवी गुस्से से पागल हो गई, तुम मुझे बददुआ देने की हिम्मत करती हो? नहीं। दूसरी बहन अचानक मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रही है? मैं तो बस कह रही थी कि मैं उद्धारकर्ता नहीं हूँ, बस इतना ही। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मोटी कहने से तुम्हारी सांस फूल गई है ना? तुम मुझसे बेहतर कैसे हो? मेरे 100 मिलियन प्रशंसक हैं और मैं सभी प्रमुख फिल्म और टेलीविजन पुरस्कारों की ग्रैंड स्लैम विजेता हूँ। मैंने इतने सारे पुरस्कार जीते हैं कि मैं मुश्किल से उन्हें पकड़ सकती हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें वे पुरस्कार कैसे मिले। गुप्ता परिवार को कोई अंदाजा नहीं है कि उन्होंने उन पुरस्कारों के आयोजकों को कितना पैसा भेजा है। तुम बकवास कर रही हो।
अपनी बेटी को प्रीति के खिलाफ बहस जीतने में असमर्थ देखकर किरण तुरंत बीच में कूद पड़ी। अशुभ ढंग से कहा, प्रीति, तुम मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। उसके पुरस्कार सब उसके अभिनय कौशल, उसकी अपनी ताकत से अर्जित हुए थे। वह तुम्हारी तरह नहीं है। वह शुद्ध हृदय की है और किसी भी षड्यंत्र या चालाकी को नहीं समझती। तुम्हारे विपरीत गहरी और गणक गुप्ता परिवार की दौलत पर नजर रखती है और हमारे गुप्ता घर में रहने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। उसे सुनने के बाद प्रीति अचानक हंसने लगी, जैसे उसने सबसे मजेदार मजाक सुना हो। उसकी हंसी अदम्य थी। किरण का चेहरा और भी काला पड़ गया। तुम किस पर हंस रही हो? प्रीति आखिरकार हंसना बंद कर पाई। मैं तुम्हारे खुले झूठ पर हंस रही हूँ। तुम वास्तव में कहती हो कि तुम्हारी बेटी शुद्ध हृदय की है। मैं तुमसे पूछती हूँ, कौन सी शुद्ध हृदय वाली लड़की किसी और की खिचड़ी में दवा डालेगी? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस सुबह की खिचड़ी में मेरे लिए बड़ी मात्रा में रेचक था, है ना? इतनी बड़ी मात्रा, वह स्पष्ट रूप से मुझे गंभीर रूप से दस्त से पीड़ित करना चाहती थी, पीड़ा में, और फिर मर जाऊं। किरण चौंक गई लेकिन जल्दी से अपनी बेटी का बचाव किया। बड़ी मात्रा में रेचक का उपयोग करना सिर्फ ये दर्शाता है कि मेरी बेटी कितनी भोली है। अन्यथा अगर उसने कम इस्तेमाल किया होता तो तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता। इसे भोलापन नहीं कहते, इसे मूर्खतापूर्ण भोलापन कहते हैं। एक बर्तन खिचड़ी में रेचक की एक छोटी खुराक का शायद ही कोई असर होता। सिर्फ एक बड़ी खुराक ही एक व्यक्ति को निर्जलित कर सकती थी। उसने सिर्फ मुझे मारने के बारे में सोचा, कभी महसूस नहीं किया कि बड़ी मात्रा तुरंत पहचानी जाएगी। इस बार किरण निरुत्तर थी। उसने अपनी बेटी की ओर सिर घुमाया और पाया कि वह भी पूरी तरह से स्तब्ध थी, स्पष्ट रूप से यह महसूस करते हुए कि प्रीति ने उस समय की उसकी मानसिकता के बारे में सही निशाना साधा था। प्रीति ने आगे कहा, एक और बात जो मैं श्रीमती किरण से समझने की उम्मीद करती हूँ, यह नहीं है कि मैं गुप्ता परिवार की दौलत पर नजर रखती हूँ और गुप्ता घर में रहने पर जोर देती हूँ, बल्कि यह कि गुप्ता परिवार ने मुझे अंदर आने के लिए भीख मांगी थी। और मैंने अंदर आने के लिए सहमत होने का कारण सिर्फ ये था कि मैं यह अनुभव कर सकूं कि मेरी माँ को उस समय गुप्ता घर में कैसा महसूस होता था और उन्हें श्रद्धांजलि दे सकूं। आगे क्या होता है ये जानने में क्या आप दिलचस्पी रखती हैं? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।